वेलकम करता हूं मैं भारत पंचाल अगेन आप सबका हमारी नई वीडियो में भारत केमिस्ट्री क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सभी बहुत बढ़िया हो एंड अच्छे चल रही है लाइफ पढ़ाई। तो वन शॉट ऑफ जनरल प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स का हम करने वाले हैं। छोटा सा ही चैप्टर है तो सारी वीडियोस को मर्ज किया गया है जिससे आप इस 1.5-2 घंटे में इस पूरे चैप्टर को कवर कर सकते हो। एंड वैसे तो आपको एक्स्ट्रा कुछ करने की जरूरत नहीं है, मतलब मैं ये भी नहीं कहूंगा कि इसके लिए आपको प्रीवियस ईयर करने की जरूरत है, बट सेफ साइड में रहते हुए मैं कहूंगा कि आप कर जरूर लेना। ठीक है, इसके इस वन शॉट के बाद आप सारे के सारे चैप्टर को कोई भी क्वेश्चन बहुत आसानी से लगा सकते हो। अगर मैं बात करूं तो देखो इस चैप्टर में है क्या मेनली कि हमने मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करना है। किससे करना है? उनके ओर्स से एक्सट्रैक्ट करना है। ठीक है, तो आपने एक वर्ड सुना होगा, 10th क्लास में भी सुना होगा, मिनरल्स एंड ओर्स। 10th क्लास में होते थे, जो कोई हिंदी मीडियम का स्टूडेंट हो इसे बोलते थे अयस्क, है ना। अयस्क और खनिज, खनिज और अयस्क किसे बोलते थे? देखिए मिनरल किसे बोलते हैं? आपने धरती में से कोई भी चीज निकाली, नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस जितने भी होंगे हम मिनरल्स बोलते हैं। अगर आप उनमें से मेटल्स को आसानी से प्राप्त कर सकते हो और कम खर्चे में, दोज मिनरल्स फ्रॉम विच मेटल कैन बी एक्सट्रैक्टेड कमर्शियली एंड इकोनॉमिकली आर कॉल्ड ओर्स। ठीक है, अभी और से आप लोगों को मेटल को, प्योर मेटल को प्राप्त करना होता है। ये सारा इस चैप्टर में है, तो बहुत सारे स्टेप्स आपको फॉलो करने पड़ते हैं। सबसे पहले मैं बात करूं तो उसको क्रशिंग करनी पड़ती है, पाउडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ता है। इसके बाद आप क्या करते हो? उसकी कंसेंट्रेशन करते हो। क्या करते हो? कंसेंट्रेशन। अभी कंसेंट्रेशन में क्या आते हैं? बड़े सारे मेथड्स आते हैं। लाइक सबसे पहले मैं बात करूं सबसे पहले हाइड्रोलिक वॉशिंग होती है। ये सभी चीजें हम डिस्कस भी करेंगे, डोंट वरी। हाइड्रोलिक वॉशिंग। इसके बाद करें तो मैग्नेटिक सेपरेशन, मैग्नेटिक सेपरेशन। इसके बाद बात करें तो फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस। सबसे ज्यादा जरूरी टॉपिक जो है इस यूनिट का वो है फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस। सबसे ज्यादा क्वेश्चन फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस से बने हुए हैं। एंड लीचिंग, लीचिंग भी नो डाउट बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत डीप में समझाने वाला हूं, वन शॉट में ये नहीं, ओवरव्यू नहीं दूंगा, अच्छे समझाऊंगा आपको। ठीक है, कंसंट्रेशन के बाद क्या होती है? उसकी ऑक्सीडेशन या फिर रिडक्शन होती है। क्या होती है? ऑक्सीडेशन या फिर रिडक्शन। ऑक्सीडेशन या फिर रिडक्शन नहीं, ऑक्सीडेशन भी होती है और रिडक्शन भी होती है। ऑक्सीडेशन दो तरीके से होती है, कैल्सिनेशन एंड रोस्टिंग। बहुत इंपॉर्टेंट रहता है कैल्सिनेशन भी और रोस्टिंग भी, इनका डिफरेंस। और फिर रिडक्शन करते हैं हम बाय हीटिंग कर सकते हैं। स्मेल्टिंग वर्ड आता है, स्मेल्टिंग। ठीक है, एक थर्माइट प्रोसेस होती है। इसके बाद हम मेटल्स की क्या करते हैं? रिफाइनिंग करते हैं। क्रूड मेटल हमें मिल जाती है और उसके बाद हम लोग रिफाइनिंग करते हैं। रिफाइनिंग कैसे हो सकती है? डिस्टिलेशन से, डिस्टिलेशन। इसके अलावा लिक्वेशन, इसके अलावा इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग, इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग। इसके अलावा आप कर सकते हो जोन रिफाइनिंग, बहुत इंपॉर्टेंट है जोन रिफाइनिंग। इसके अलावा वेपर फेस रिफाइनिंग, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वेपर फेस रिफाइनिंग, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वेपर फेस रिफाइनिंग के फर्दर पार्ट्स होते हैं। एक होता है मोन्स प्रोसेस, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं। एंड मोन्स प्रोसेस के अलावा होता है वैन अर्कल मेथड, वैन अर्कल मेथड। एक टॉपिक बनता है अलिंगम डायग्राम। ये डायरेक्ट आपसे नहीं पूछा जाएगा बट इससे रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं और ये मैंने आपको बहुत बढ़िया तरीके से बताया हुआ है इस वीडियो में, आप लोग चेक करोगे तो इस तरह से है। और लास्ट में मैं चाहूंगा कि एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल आप अलग से चेक कर लो। एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल मींस एक मेटल को कैसे, स्पेशली अगर मैं आयरन को एक्सट्रैक्ट करना चाहूं तो वो कैसे एक्सट्रैक्ट की जाती है, या फिर अगर मैं बात करूं कॉपर कैसे एक्सट्रैक्ट किया जाता है, एल्यूमिनियम कैसे एक्सट्रैक्ट किया जाता है, वो अलग से लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, कमेंट सेक्शन में डाल दूंगा, वो अलग से देख लेना। बाकी सारे का सारा चैप्टर जो भी इंपॉर्टेंट है वो आपको इस वीडियो में मिलेगा, बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। और अभी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लो, क्योंकि हम लोग बोलते हैं आवर चैनल इज बेस्ट फॉर बोर्ड प्रिपरेशन। बोर्ड्स की अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हो ये चैनल बिल्कुल बेस्ट है, हर एक टॉपिक बहुत अच्छे से करेंगे। चलिए बढ़ते हैं वीडियोस की तरफ। हाँ जी, तो अभी स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसे हम लोग बोलते हैं
कंसंट्रेशन ऑफ ओर, क्या बोलेंगे, कंसंट्रेशन ऑफ ओर। ठीक है, देखिए 3 स्टेप में ये यूनिट खत्म हो जाएगी, 3 दिन में भी खत्म हो जाएगी, मैं सच बताऊंगा आपको। सबसे पहले कंसंट्रेशन है, फिर आइसोलेशन है और फिर प्योरिफिकेशन है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम समझते हैं कि कंसंट्रेशन का मतलब क्या है। रिमूवल ऑफ गैंग पार्टिकल्स, रिमूवल ऑफ गैंग पार्टिकल, गैंग कह लीजिए या फिर इन्हें मैट्रिक्स भी कह देते हैं। गैंग पार्टिकल्स फ्रॉम, कहां से रिमूव करने हैं भाई, फ्रॉम और। अच्छा, गैंग पार्टिकल्स होते क्या है, क्ले हो गया और सैंड हो गया, मतलब धूल मिट्टी जो मिली हुई है और के साथ। ठीक है, या फिर कह लीजिए अनडिजायर्ड पार्टिकल, मतलब ऐसे पार्टिकल जो नहीं चाहिए उनके रिमूवल और से, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ ओर। डिपेंड करता है, मतलब अलग अलग प्रोसेस यूज की जाती है। लाइक मैं बात करूं, सबसे पहले जो अभी हम डिस्कस करेंगे हाइड्रोलिक वॉशिंग, फिर हम डिस्कस करेंगे मैग्नेटिक सेपरेशन, फिर हम डिस्कस करेंगे फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस, फिर हम लोग डिस्कस करेंगे लीचिंग। तो इट डिपेंड्स अपॉन डिफरेंट प्रोसेसेस आर यूज्ड। डिपेंड्स अपॉन, किस पे डिपेंड करता है, नेचर ऑफ और एंड गैंग पार्टिकल्स। किस पे डिपेंड करेंगे सब, और की नेचर पे एंड गैंग पार्टिकल्स की नेचर पे ये डिपेंड करने वाला है। क्लियर। अब बात करें सबसे पहले, उससे पहले मैं एक छोटा सा वर्ड आप लोगों को और बता दूं, इसे कहते हैं पुल्वराइजेशन। पुल्वराइजेशन, पुल्वराइजेशन क्या होता है, ये वर्ड भी आपको सुनने को मिल सकता है। पुल्वराइजेशन ऑफ ओर, क्या होता है पुल्वराइजेशन ऑफ ओर। लाइक आपने ओर को धरती में से निकाला तो वो बड़े बड़े ना, मतलब बहुत बड़े बड़े से स्ट्रक्चर होते हैं, बिग लम्प्स होते हैं, बड़े बड़े ढेर होते हैं। तो उनको मशीनों की हेल्प से क्रशिंग की जाती है, उनको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा जाता है और फिर उनको पाउडर बनाया जाता है। इसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, पुल्वराइजेशन कहते हैं। पुल्वराइजेशन क्या होता है, ब्रेकिंग ऑफ बिग लम्प्स ऑफ ओर पार्टिकल इन पाउडर फॉर्म इज कॉल्ड पुल्वराइजेशन और क्रशिंग। क्लियर है। अभी तो सबसे पहले मेथड हम लोगों ने पढ़ना है कंसंट्रेशन का, वो है हाइड्रोलिक वॉशिंग। क्या बोलेंगे इसे, हाइड्रोलिक वॉशिंग, या फिर इस प्रोसेस को हम लोग ग्रेविटी सेपरेशन भी कह देते हैं, ग्रेविटी सेपरेशन। एंड एक बहुत और फेमस नाम है इसका, एंड वो है लेविगेशन। क्या नाम बड़ा फेमस रहता है इसका, लेविगेशन। लेविगेशन, ये जो प्रोसेस है हाइड्रोलिक वॉशिंग, इट डिपेंड्स अपॉन ग्रेविटी डिफरेंस इन द, डिपेंड्स अपॉन, अगर प्रिंसिपल पूछा जाए कि इसका प्रिंसिपल क्या है, डिपेंड्स अपॉन डिफरेंस इन ग्रेविटी ऑफ और एंड गैंग पार्टिकल्स। गैंग पार्टिकल्स की ग्रेविटी में जो डिफरेंस है उस पे ये प्रोसेस डिपेंड करती है। क्या होता है सर, देखिए एक स्ट्रक्चर है, कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर है मान लीजिए, ठीक है, कुछ इस तरह से रुकावटें पैदा की गई हैं। यहां पे मैं बना भी दूंगा इसको, ठीक है। तो यहां पे हम लोग क्या करते हैं, इसमें पाउडर्ड ओर डालते हैं। क्या करेंगे, पाउडर्ड ओर डालेंगे, ये पाउडर्ड ओर है, और यहां से फुल स्पीड में पानी आ रहा है, ठीक है। तो क्या होगा, जो लाइटर इंप्योरिटीज हैं, जो हैवी और पार्टिकल्स हैं, जो आपको चाहिए, जिनके साथ आप बाद में पंगे लेने वाले हो, हैवी और पार्टिकल्स, वो तो नीचे बैठ जाएंगे, ठीक है। तो जो लाइटर इंप्योरिटीज हैं वो वॉश अवे हो जाएंगी, वो बह जाएंगी पानी के साथ, या लाइटर गैंग पार्टिकल्स। चावल बनाते हैं ना, तो चावल को पहले धोते हैं ना, कई बार तो मतलब उसके कपड़े होते हैं चावल वाले, क्या बोलते हैं, वर्ड यूज किया जाता है गांव में, ठीक है। तो क्या करते हैं, चावल बनाने से पहले उनको धोते हैं, ठीक है, पानी से धो देते हैं, सो दैट उसकी जो लाइटर इंप्योरिटी है वो बह जाए।
ठीक है, और जो चावल है प्योर हमारे पास बच जाए। इसी तरह पाउडर्ड ओर है, और में मतलब देखो अलग चीज पर डिपेंड करता है, हाइड्रोलिक वॉशिंग या ग्रेविटी सेपरेशन डिपेंड करता है ग्रेविटी पे। ये मान के चलता है एक बात कि और पार्टिकल्स भारी है एंड इम्प्योरिटी जो है वो लाइटर है, ठीक है, वो हल्की है। तो क्या होगा, जो हल्की इम्प्योरिटीज होंगी वो पानी के साथ बह जाएंगी, और जो और पार्टिकल्स है, जो भारी पार्टिकल्स है, वो सेटल डाउन हो जाएगी। इन दिस प्रोसेस लाइटर इम्प्योरिटीज आर वॉश्ड अवे व्हाइल हैवियर और पार्टिकल्स आर सेटल डाउन। इस प्रोसेस का यूज कहां पे किया जाता है, फॉर दी कंसेंट्रेशन ऑफ ओर्स ऑफ हैवी मेटल लाइक आयरन, आयरन के जो ऑक्साइड है, हेमेटाइट हो गया, मैग्नेटाइट हो गया, यहां पे इसका यूज किया जा सकता है। ठीक है, लाइक जो दूसरी मेटल्स हैं आपके पास, गोल्ड हो गई, सिल्वर हो गई, तो ये तो जनरली प्योर ही मिलती हैं। इनके साथ जो हल्की मिट्टी वगैरह उसको साफ करने के लिए हम लोग यूज कर सकते हैं किसका, हाइड्रोलिक वॉशिंग का। सिंपल सी प्रोसेस है। इसके बाद पढ़ते हैं मैग्नेटिक सेपरेशन। चिपकाइए इसको जल्दी से। चलिए, तो अभी नेक्स्ट मेथड देखते हैं जो कि यूज किया जाता है फॉर द कंसंट्रेशन ऑफ ओर इज मैग्नेटिक सेपरेशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही आसान है। हिंदी में क्या बोलेंगे इसे, चुंबकीय अलगाव विधि। चुंबक की हेल्प से, मैग्नेट की हेल्प से आपने अलग करना है। तो देखिए, कोई भी मेथड होता है ना, उसका एक प्रिंसिपल होता है। जैसे भी हाइड्रोलिक वॉशिंग की, वो डिपेंड करता है ग्रेविटी पे, ऐसे इसकी भी कुछ प्रिंसिपल होगा। इट इज बेस्ड अपॉन दी मैग्नेटिक नेचर ऑफ गैंग और दी और पार्टिकल्स। मतलब क्या है कि इस प्रोसेस को आप अप्लाई कर सकते हो मैग्नेटिक नेचर को देख के। मतलब देखो, आपको अलग क्या करना है, कंसंट्रेशन का मतलब क्या है कि ओर को अलग करो, गैंग को अलग करो। इनमें से कोई ना कोई चीज मैग्नेटिक नेचर की होनी चाहिए। तो कैसे हेल्प करेगी समझिए। डायग्राम में यहाँ पे अच्छा सा आपको दिखाई दे रहा होगा, गंदा सा मैं बना ही देता हूं। ये रहा, आपके पास दो रोलर होते हैं। एक रोलर है मैग्नेटिक रोलर, ये है मैग्नेटिक रोलर, और ये है मूविंग व्हील। ठीक है, ये यहाँ पे लगे मोटर, और ये इसके ऊपर लगे लेदर की बेल्ट। इस बेल्ट के ऊपर आप लोग डालते हो क्या, यहां से इसके ऊपर आने लगेगा पाउडर्ड ओर। क्या आने लगेगा, पाउडर्ड ओर डालोगे। पाउडर्ड ओर को एक वर्ड यूज किया जाता था पाउडर्ड ओर बनाने को, क्या है वो मुझे कमेंट में बताना है आप लोगों ने। ठीक है, अभी बताया। तो क्या होगा, आप इसमें पाउडर्ड ओर डालोगे। इस ओर में इंप्योरिटीज भी हैं, जिनमें से देखो एक मैग्नेटिक नेचर की है, एक नॉन मैग्नेटिक नेचर की है। तो क्या होगा, फोकस कीजिए। जो है मैग्नेटिक नेचर का, वो तो इस मैग्नेट से चिपकेगा और चिपक के इसमें गिरेगा। ठीक है, यहां पे क्या है, मैग्नेटिक पार्टिकल्स, वो पार्टिकल जो मैग्नेट की साइड अट्रैक्ट होते हैं। कैसे, लाइक आयरन हो गया, क्रोमियम हो गया। याद है ना, डी एंड एफ ब्लॉक में किया था, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, जितने ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन उतना ज्यादा पैरामैग्नेटिक, और जितना ज्यादा पैरामैग्नेटिक होगा वो उतना अट्रैक्ट भी होगा। ठीक है, आयरन अट्रैक्ट होता है, आप सबको पता है, तो वो अट्रैक्ट होगा। और यहाँ पे इस साइड वो तो अट्रैक्ट ही नहीं होंगी, कुछ ऐसी चीज होंगी जो अट्रैक्ट नहीं होंगी। तो यहाँ पे क्या आ जाएंगी, यहाँ पे एक हीप बनेगी जो कि है नॉन मैग्नेटिक पार्टिकल्स की। स्टार्टिंग से बात करते हैं। पहली बात, इसका प्रिंसिपल क्या है, दिस मेथड इज बेस्ड अपॉन दी मैग्नेटिक नेचर ऑफ और दी गैंग पार्टिकल्स। ठीक है, क्या करोगे, पाउडर्ड ओर इज फेड या पासिस ओवर कन्वेयर बेल्ट, या फेड ओवर कन्वेयर बेल्ट विच पासिस ओवर मैग्नेटिक रोलर। ये मैग्नेटिक रोलर है, ये मूविंग व्हील है जैसे घुमा रहा है। ठीक है, मैग्नेटिक पार्टिकल्स आर अट्रैक्टेड बाय मैग्नेटिक व्हील। जो मैग्नेटिक पार्टिकल्स हैं उनको ये मैग्नेटिक व्हील अट्रैक्ट करेगा एंड फॉर्म अ सेपरेट हीप। एंड यहाँ पे एक नॉन मैग्नेटिक पार्टिकल्स की एक सेपरेट हीप बन जाएगी, एक अलग से ढेरी बन जाएगी। सिंपल है। तो इस मेथड को आप कहां पे लगा सकते हो, इन विच और इज मैग्नेटिक। और मैग्नेटिक किसका होगा, लाइक हेमेटाइट हो गया, आयरन का और है। ठीक है, हेमेटाइट हो गया, या फिर क्रोमाइट हो गया। क्रोमाइट और होता है, और आर सेपरेटेड बाय
या सेपरेटेड फ्रॉम नॉन मैग्नेटिक गैंग्स, नॉन मैग्नेटिक गैंग पार्टिकल। बात समझ में आ रही है? या बहुत आसान है, मतलब कुछ भी मुश्किल नहीं है इसमें कि भैया या तो गैंग इम्प्योरिटी, गैंग जो है मैग्नेटिक नेचर का होगा या फिर और मैग्नेटिक नेचर का होगा। यहाँ पे हम मान के चलते हैं कि गैंग नॉन मैग्नेटिक नेचर का है, तो गैंग के पार्टिकल अलग होगी, इम्प्योरिटीज अलग होगी एंड और आपका अलग होगा। पॉसिबल है कि आपके जो गैंग पार्टिकल्स हैं, जो आपकी इम्प्योरिटीज हैं, वो मैग्नेटिक नेचर की हो तो वो यहाँ पे इकट्ठी हो जाएंगी, और जो आपका और है वो आपका अलग हो जाएगा। तो ये जहां पे जनरली कहां पे अप्लाई किया जाता है, ये अप्लाई किया जाता है आयरन के ओर में, क्रोमियम के ओर में। क्लियर है? ये है सिंपल सा मैग्नेटिक सेपरेशन। एंड इसके बाद स्टार्ट करते हैं फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस। चलिए अभी स्टार्ट करते हैं बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक, फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस। 101% इससे रिलेटेड क्वेश्चन बनता आया है। इसको हिंदी में बोलेंगे झाग उत्प्लवन विधि, क्योंकि इसमें मतलब पहली बात देखिए जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं वैसे आपको समझाता हूँ। अभी देखो बहुत मेहनत से डायग्राम बनाई हो कि आपको अच्छे से दिखाई भी दे रहा होगा इस डायग्राम में। क्लियर है ना? तो देखिए पहला क्वेश्चन जो बन सकता है कि फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस यूज कहां पे की जाती है? कंसंट्रेशन के लिए यूज की जाती है। अभी किसी न किसी के लिए तो होगी ना। तो फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस इज यूज्ड फॉर दी कंसंट्रेशन ऑफ सल्फाइड ओर्स। किनकी कंसंट्रेशन के लिए यूज किया जाता है इसको? सल्फाइड ओर्स की कंसंट्रेशन के लिए यूज किया जाता है। अब इसका कुछ ना कुछ प्रिंसिपल भी रहता होगा, है ना? कोई ना कोई तो सिद्धांत भी होगा जिसपे काम करेगी। फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस इज डिपेंड्स अपॉन डिफरेंस इन वेटिंग प्रॉपर्टीज। वेटिंग समझते ना? गिल्ला करना, ये गिल्ला होना। वेटिंग प्रॉपर्टीज ऑफ और एंड गैंग पार्टिकल्स। ठीक है, पहली बात तो कहां पे अप्लाई हो गई? सल्फाइड और की कंसंट्रेशन के लिए। दूसरी बात किस प्रिंसिपल पे काम करता है? वेटिंग प्रॉपर्टीज के प्रिंसिपल पे काम करता है कि गैंग और पार्टिकल जो है वो उनके वेटिंग प्रॉपर्टी अलग अलग है। गैंग पार्टिकल्स आर वेटेड बाय वाटर while the ore particles are weighted by oil। सबसे जरूरी बात है ये कि गैंग पार्टिकल किसमें गिल्ले होंगे, कौन उनको भिगो सकता है? वाटर। एंड और पार्टिकल्स को कौन गिल्ला करेगा, कौन भिगोएगा? ऑयल। तो क्या करते हैं, एक बहुत बड़ा टैंक लेते हैं जहां पे एक पल्प बनाया गया है, मिक्सचर बनाया गया है, किसका? और का एंड ऑयल का। ठीक है, फिर हम इसको एक पाइप से लेके आते हैं जहां पे बहुत सारा पानी है, और वहां पे आप इस मिक्सचर को ले आए जिसमें और भी है एंड ऑयल भी है। अब इस और में बहुत सारी इंप्योरिटीज भी है। तो क्या होगा, यहां पे आपने ऑलरेडी एक पैडल लगा रखा है। पैडल में बहुत ज्यादा तेज प्रेशर आता है हवा का, और ये पैडल घूमना स्टार्ट हो जाता है, जिससे क्या बनने लग जाएगी? झाग बनने लग जाएगी। एंड झाग बनती है कुछ इस तरह से बनती है कि गैंग पार्टिकल वाटर में घुलते हैं और जो ऑयल है वो और जो है वो ऑयल में घुलता है। ठीक है, तो समझिए मेरी बात को, मैं क्या कह रहा हूं कि यहां से आया पल्प ऑफ ओर एंड ऑयल, वाटर है और ये पैडल घूम रहा है बहुत फास्ट, झाग बननी स्टार्ट होगी। झाग के अंदर क्या है? झाग के अंदर है ओर, फ्रोथ कंटेन ओर। एंड जो इंप्योरिटीज हैं, जो गैंग पार्टिकल्स है, वो पानी में घुल के भारी हो गए और वो नीचे बैठ गई। अब देखो ना, झाग में कौन सी चीज मिक्स होगी? जो हल्की है। इन यहाँ पे फ्रोथ स्टेबलाइजर्स भी यूज किए जाते हैं जो फ्रोथ की स्टेबिलिटी को बढ़ा देते हैं, थोड़ा लंबे टाइम तक बना के रखते हैं। ठीक है, ये घूमता रहेगा और इसके साथ क्या होगा? जो सल्फाइड ओर्स हैं वो फ्रोथ के साथ बाहर आ जाएंगे। बाहर उस झाग को ड्राई किया जाएगा, उसे सुखाया जाएगा और उसमें से क्या निकलेंगे? सल्फाइड ओर अलग हो जाएंगे, इंप्योरिटीज अलग हो जाएंगी। बात समझ में आ रही है? रिपीट करूं, देखिए कंसंट्रेशन किसे कहते हैं? ओर को अलग करना, इंप्योरिटीज को अलग करना जो आपको नहीं चाहिए। सबसे पहले हमने की हाइड्रोलिक वॉशिंग, ग्रेविटी सेपरेशन। पानी आता था, मिट्टी वगैरह वैसी बह जाती थी जो हल्की होती थी। इसके बाद हमने किया मैग्नेटिक सेपरेशन, वो डिपेंड करता था मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज पे।
कि जो मैग्नेटिक पार्टिकल्स हैं वो मैग्नेटिक रोलर के साथ चिपक के एक अलग हीप बनाएंगे और जो नॉन मैग्नेटिक पार्टिकल है वो एक अलग हीप बनाएंगे। अभी नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस, जो कि यूज किया जाता है फॉर द कंसेंट्रेशन ऑफ सल्फाइड ओर्स। प्रिंसिपल क्या है, किस बात पर डिपेंड करता है, डिफरेंस इन वेटिंग प्रॉपर्टीज ऑफ ओर एंड गैंग पार्टिकल्स, ऑफ ओर एंड गैंग पार्टिकल्स। ओर को गिल्ला कौन करेगा, ऑयल, गैंग पार्टिकल्स को गिल्ला कौन करेगा, वाटर। एक बहुत बड़े टैंकर में क्या कर लिया गया है, पल्प बना लिया गया है ओर का और ऑयल का, और यहां से इस सेटअप के अंदर आप इसको ले आए। यहाँ पे एक बहुत बड़ी पैडल है जो कि घूम रही है, जिससे झाग बनेगी। झाग के अंदर क्या है, और है, फ्रोथ कंटेन और, वो बाहर आएगी। एंड जो इम्प्योरिटीज है, जो गैंग पार्टिकल है, वो पानी के साथ घुल के नीचे बैठ जाएंगे। तो इस प्रोसेस को हम यूज कर सकते हैं फॉर द कंसेंट्रेशन ऑफ सल्फाइड और लाइक लेड सल्फाइड, जिसे बोलते हैं गैलेना, गैलेना बोलते हैं इसे, जिंक सल्फाइड जिसे बोलते हैं जिंक ब्लेंडेड। एक बड़ा फेमस क्वेश्चन बन जाता है कई बार, क्वेश्चन पेपर में कैसे बनता है वो, दैट की व्हाट इज द रोल ऑफ डिप्रेसेंट। डिप्रेसेंट का क्या रोल है, बहुत फेमस क्वेश्चन बनता है, ठीक है, आया भी हुआ है कई बार। तो डिप्रेसेंट का क्या रोल होता है, अभी तक तो हमने कोई डिप्रेसेंट का रोल पढ़ा नहीं इसमें। रोल ऑफ डिप्रेसेंट, कई बार क्या हो जाता है कि देखो, अगर एक सल्फाइड और है, एक नॉन सल्फाइड और है, तो बहुत आसानी से इसका यूज किया जा सकता है कि सल्फाइड और झाग के साथ बाहर आ जाएगा और जो नॉन सल्फाइड और है वो नीचे बैठ जाएगा, जो इम्प्योरिटीज है वो नीचे बैठ जाएगी। बट अगर कभी ऐसा हो जाए मिक्सचर ऑफ टू सल्फाइड और आपके पास, मिक्सचर ऑफ सल्फाइड और, आपके पास दो सल्फाइड और हैं, कौन कौन से, मान लीजिए कि लेड सल्फाइड है एंड जिंक सल्फाइड है, इनको अलग करना है आपने। अब सल्फाइड और की सेपरेशन के लिए, की कंसंट्रेशन के लिए आपके पास कॉपीराइट है किसका, फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस का, कि भैया अगर सल्फाइड और को अलग करना है ना, तो मेरा काम है अलग करना, फ्रोथ फ्लोटेशन का काम है। अब फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस में आपने इनका, ये और है, और में लेड सल्फाइड भी है, जिंक सल्फाइड भी है, तो ये गया ऑयल के साथ। अब ऑयल के साथ कौन मिक्स होगा, जो सल्फाइड और होंगे, दोनों ही मिक्स हो जाएंगे, फ्रोथ के साथ बाहर आएंगे। तो फिर अलग कैसे किया आपने, ऐसे केसेस में आपको जरूरत पड़ती है डिप्रेसेंट की। डिप्रेसेंट्स आर द केमिकल विच कंट्रोल द फॉर्मेशन ऑफ फ्रोथ ऑफ वन और एज कंपेयर टू अदर, एक और के फ्रोथ बनने से वो रोक देता है, उसके साथ रिएक्शन करता है, उसके फ्रोथ बनने से रोक दे देगा, और दूसरे वाले के फ्रोथ बनेंगे, दूसरे वाले झाग में मिक्स होकर वो अलग हो जाएगा। जैसे कि एक फेमस और है, बहुत ही ज्यादा फेमस है, सोडियम साइनाइड। क्या है, सोडियम साइनाइड। जैसे कि आपने लिया 4NaCN, आपने NaCN लिया, आई होप कि दिखाई दे रहा है, तो ऊपर करवा रहा हूं इसको, यहां पे करवा देता हूं। आपने लिया NaCN, ये रिएक्ट करेगा किसके साथ, जिंक सल्फाइड के साथ, ZnS के साथ। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे आपके पास बनेगा, यहाँ पे आपने 4 लेना है, कुछ इस तरह से रिएक्शन होगी, Na2, होप की दिखाई दे रहा है, Na2 ZnCN4 एंड प्लस में Na2S, ये एक सोल्यूबल कॉम्प्लेक्स है। दोबारा यहां पे दिखा रहा हूं, Na2 ZnCN4, ठीक है। अब ये एक सोल्यूबल कॉम्प्लेक्स बन गया। आपने क्या डाला, डिप्रेसेंट डाला, आपके पास दो और थे, कौन कौन से, जिंक सल्फाइड था एंड लेड सल्फाइड था। इसने डिप्रेसेंट ने सिलेक्ट किया जिंक सल्फाइड को, कि मैं तो इसके साथ रिएक्शन करूंगा, इसके साथ रिएक्शन करके सोल्यूबल कॉम्प्लेक्स बना लिया, पानी में घुलने वाला कॉम्प्लेक्स बना लिया, और ये भारी हो गया, भारी हो गया तो इसके फ्रोथ नहीं बने, अभी जिंक सल्फाइड के फ्रोथ नहीं बनेंगे, फ्रोथ किसके बनेंगे,
लेड सल्फाइड के। तो लेड सल्फाइड झाग बना के अलग हो जाएगा, इस तरह से हम उसको अलग कर लेंगे और जिंक सल्फाइड हमारे पास अलग बचे। समझ आ रही बात नहीं? डिप्रेसेंट का रोल क्या है कि अगर आपके पास मिक्सचर है किसका, 2 सल्फाइड और का, तो वो एक सल्फाइड और को फ्रोथ बनाने से रोकता है और इस तरह से हम दोनों सल्फाइड और को अलग कर सकते हैं। ये आसान सा है, चिपकाइए इसको जल्दी से, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो अभी बात करते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस लीचिंग की। ये क्या है, एक मेथड है या कह लीजिए इट इज अ केमिकल सेपरेशन। केमिकल सेपरेशन, ठीक है। देखिए हम क्या पढ़ रहे हैं, कंसेंट्रेशन ऑफ ओर कर रहे हैं। कंसेंट्रेशन ऑफ ओर मीन्स ओर को अलग कर रहे हैं इंप्योरिटीज से। अभी तक हम 3 मेथड पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट मेथड जो हम पढ़ रहे हैं वो है लीचिंग। लीचिंग क्या है, देखिए हर एक का कुछ ना कुछ प्रिंसिपल होता है। इट इज बेस्ड अपॉन, ये किस पे बेस है, अपॉन केमिकल रिएक्टिविटी, अपॉन केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ गैंग एंड और पार्टिकल। ये डिपेंड करता है केमिकल रिएक्टिविटी पे। क्लियर? इसका हम यूज कहां पे कर सकते हैं, यूज्ड फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ गोल्ड, सिल्वर एंड सबसे जरूरी, जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनेंगे, एल्यूमिना फ्रॉम बॉक्साइट ओर। जो एल्यूमिनियम का सबसे फेमस ओर है वो है बॉक्साइट ओर। उससे आप लोग कैसे प्योर एल्यूमिना को ऑब्टेन कर सकते हो, उसमें हेल्प करता है लीचिंग। इस प्रोसेस में किया क्या जाता है, और इज ट्रीटेड with a suitable leaching reagent, with a suitable leaching reagent, leaching reagent in such a way that ore particles are soluble in leaching reagent while impurities are insoluble। ये है सारे का सारा फंडा इसके अंदर। रिपीट कर रहा हूं, लीचिंग एक केमिकल सेपरेशन का मेथड है जो डिपेंड करता है केमिकल प्रॉपर्टीज पे। किसकी केमिकल प्रॉपर्टीज पे, और की एंड गैंग की। गैंग बोले तो इंप्योरिटीज। हम कुछ इस तरह से हम एक ऐसा केमिकल यूज करते हैं जो कि और में तो सोल्यूबल है, जिसमें और तो घुल जाए एंड इंप्योरिटीज ना घुल पाए। तो इंप्योरिटीज इनसोल्यूबल रहेंगी, उसको फिल्टर आउट कर सकते हैं। मैं एक एग्जांपल देता हूं, जैसे कि चीनी और चावल मिक्स हो गए, आप लोगों को अलग करना है चीनी और चावल। क्या करोगे, तो वो तरीका है कि एक दाना उठा के करो। दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि आप उसको कर दो, पानी में डाल दो। क्या होगा, जो चीनी है वो पानी में घुल जाएगी, जो चावल है वो पानी में नहीं घुलेगा। तो आप उसको छलनी से छान सकते हो। अभी चावल अलग हो जाएंगे, चीनी उस पानी के साथ अलग हो जाएगी, उसको ड्राई कर सकते हो एंड वो बुरा बच जाएगा। चीनी अलग हो गई है, चावल अलग हो गए। यही तो मेथड है, यही तो कुछ यहां पे भी किया जा रहा है कि आपके पास सॉलिड और है जिसके अंदर इंप्योरिटीज घुल गई है, तो आप उसमें क्या डालोगे, एक लीचिंग रिएजेंट डालोगे। एक ऐसा केमिकल डालोगे कि जो और है, जो आपको चाहिए, वो उस केमिकल में घुल जाएगा एंड जो इंप्योरिटीज है वो नहीं घुलेंगी एंड देन आप उसको फिल्टरेट आउट कर लोगे, उसे बोलेंगे फिल्ट्रेट। क्लियर है? अभी देखिए, तो सबसे ज्यादा जो इसका यूज किया जाता है वो यूज किया जाता है जो कि मैंने बताया फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिना फ्रॉम बॉक्साइट ओर। बॉक्साइट ओर का फॉर्मूला आई होप आप सबको पता है। फॉर्मूला क्या होता है, Al2O3XH2O या फिर Al2O3 एल्यूमिना ऑब्टेन करते हैं। एल्यूमिना फ्रॉम किससे, बॉक्साइट ओर से। बॉक्साइट ओर का फॉर्मूला होता है Al2O3 एंड 2H2O। इसके अलावा इसमें इंप्योरिटीज भी होती हैं जो घुली हुई हैं, वो हटानी है।
इंप्योरिटीज क्या हो सकती है सर? फेरिक ऑक्साइड या कह लो आयरन ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड। इसके अलावा टंगस्टन ऑक्साइड, टंगस्टन ऑक्साइड। इसके अलावा सिलिका। ये सब इंप्योरिटीज घुली हुई हैं। इन सब इंप्योरिटीज को हमने से अलग करना है, तो क्या करेंगे? इसके लिए हम जो प्रोसेस यूज करते हैं लीचिंग है, एंड इसके एक स्पेसिफिक नाम आता है, इसे कहते हैं बेयर प्रोसेस। क्या बोला जाता है भाई? इसे स्पेसिफिकली नाम दिया जाता है इसका बेयर प्रोसेस। अगर बेयर प्रोसेस भी आ जाए मतलब ये क्या है? लीचिंग है किसकी? एल्यूमिना की। सबसे पहला काम आप क्या करोगे? आपके पास जो Al2O3 2H2O है, जो बॉक्साइट और है जिसमें बहुत सारे इंप्योरिटीज हैं, उसको आप ट्रीट करोगे विद सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। एक्वस होगा ये, यानी यहां पे वाटर भी होगा। यहां पे इसको ले लो 2NaOH। अभी क्या होने वाला है? अभी आपके पास एक प्रोडक्ट बनेगा 2Na या Na2AlOH4। ये है सोडियम एल्यूमिनेट, सोडियम एल्यूमिनेट। अब इस NaOH के साथ जो एल्यूमिनियम है वो तो घुल गया। अब जितनी भी इंप्योरिटीज है वो सारी की सारी इसमें से अलग हो चुकी हैं। वैसे इसको ऐसे लिखा जाएगा 2NaAlOH4। अभी देखना सब कुछ बैलेंस है क्या? आई होप तो हो जाना चाहिए भाई, दिक्कत हो जाएगी अगर नहीं होगा तो। 2Na है, ठीक है, सब कुछ बैलेंस है। तो आपके पास क्या बन गया? 2NaAlOH4। इसे बोलते हैं सोडियम एल्यूमिनेट, जो कि एक सोल्यूबल कॉम्प्लेक्स है। एंड जो इंप्योरिटीज है वो क्या रही? इनसोल्यूबल रही। देन आपने इसको फिल्टर आउट कर लिया। एक इंप्योरिटीज फिर भी घुल जाती है, वो है सोडियम सिलिकेट, सिलिका घुल जाता है। चलिए, जो आपके पास प्रोडक्ट बना है इसको आप न्यूट्रलाइज करोगे दूसरे स्टेप में। किसके साथ रिएक्शन करोगे? बेटा प्रैक्टिस कर लेना इनकी, ये रिएक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 2NaAlOH4, ये जो सोडियम एल्यूमिनेट है, इसकी आप लोग रिएक्शन करोगे किसके साथ? इसमें से पास कराओगे आप लोग कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। कुछ अभी प्रोडक्ट क्या बनने वाला है? अभी आपके पास प्रोडक्ट बनेगा NaCO3 बनेगा, तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है। और क्या बनेगा? Al2O3 एंड XH2, या लिख लीजिए 2H2। देखना सब कुछ सही है, सब कुछ सही मिलेगा, चेक कर लीजिएगा आप लोग। लास्ट स्टेप क्या है? पहले में आपने क्या किया? जो आपके पास बॉक्साइट है उसमें आपने डाला सोडियम हाइड्रोक्साइड, एक्वस डाला, सो दैट कि आपके पास बन गया सोडियम एल्यूमिनेट। इसकी रिएक्शन हुई है, सिर्फ जो इंप्योरिटीज है वो आपको नहीं दिखाई देगी। मैंने बोला था आयरन ऑक्साइड है, टंगस्टन ऑक्साइड है, सिलिकन भी होता है, सिलिका भी होता है, वो मैंने दिखाया नहीं है, खुद एनसीईआरटी में नहीं दिखाया गया, वो और ज्यादा कंफ्यूजिंग हो जाएगा। ये रिएक्शन ऑलरेडी आपको बहुत कंफ्यूज कर रही है, ठीक है। तो आपके पास बन गया सोडियम एल्यूमिनेट। दूसरे स्टेप में क्या है? जो सोडियम एल्यूमिनेट है उसमें से आपने पास कराया कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, सो दैट की कुछ और जो इंप्योरिटीज है वो भी थोड़ी सी और अलग हो जाएगी। न्यूट्रलाइज हुआ, Al2O3 XH2O बना। अब लास्ट स्टेप में क्या होगा? Al2O3 XH2O जो है हाइड्रेटेड जो है, इसको आप हीट करोगे एट 1200 डिग्री सेल्सियस, या कह लीजिए 1473 केल्विन। तो अभी आपके पास क्या मिल जाएगा? Al2O3 अलग, XH2O अलग। ये था हाइड्रेटेड एल्यूमिना। हाइड्रेटेड मतलब जिसमें वाटर भी जुड़ा हुआ है, और ये है प्योर एल्यूमिना। और यही तो आप लोग बनाना चाहते थे भाई। इसी के लिए तो सारी की सारी प्रोसेस की जा रही है। 3 स्टेप, देखिए रिपीट कर रहा हूं स्पीडली। ये आपके पास बॉक्साइट है जिसमें बहुत सारी इंप्योरिटीज हैं, आपने इसमें डाला सोडियम हाइड्रोक्साइड, एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो आपके पास बना सोडियम एल्यूमिनेट। अभी लिख के प्रैक्टिस कर लेना, 2-3 बार, 5 बार मैंने बोला, उसके बाद आपको खुद याद हो जाएगा। सोडियम एल्यूमिनेट बन गया, ठीक है। ये आपके पास फिल्टर, अब इसको आप फिल्टर आउट करोगे, ये आपके पास और बन चुका है। थोड़ी बहुत इंप्योरिटीज अभी भी रह गई है, सारी इंप्योरिटीज इनसोल्यूबल रह गई है। फिर आप दूसरे स्टेप में क्या करोगे? इसकी रिएक्शन करोगे कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, तो क्या बन जाएगा आपके पास? Al2O3 XH2O, 2H2O लिख लेना इसको, एंड NaHCO3। फिर भी थोड़ी सी और इंप्योरिटीज रहेगी, लाइक सिलिका जो है अभी भी है,
तो आप क्या करो, इसको और गर्म कर लो, तो आपके पास प्योर एल्यूमिना बन जाएगा। और ये हम लोग बनाना चाहते थे, और इसी के लिए लीचिंग प्रोसेस सबसे ज्यादा फेमस है। चिपकाओ इसको कम से कम 5 बार। अभी चलिए अभी लीचिंग प्रोसेस का पार्ट 2 देखते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बनता है। इसका दूसरा नाम होता है मैक आर्थर फॉरेस्ट साइनाइड प्रोसेस। रिपीट करो, मैक आर्थर फॉरेस्ट साइनाइड प्रोसेस। और वो लास्ट वाली कौन सी थी, बेयर प्रोसेस थी, है ना। बेयर प्रोसेस किस लिए यूज की जाती है, फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिना फ्रॉम बॉक्साइट ओर। एक नंबर क्वेश्चन बन सकता है। एंड मैक आर्थर फॉरेस्ट साइनाइड प्रोसेस किसके लिए यूज की जाती है, फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ सिल्वर एंड गोल्ड, जो प्रीसियस मेटल होते हैं, जो कीमती धातुएं होती हैं, उनके एक्सट्रैक्शन के लिए। बहुत ज्यादा आसान है, बहुत ज्यादा आसान। देखो करना क्या है इसमें, आप क्या करोगे, देखो वैसे तो गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, अच्छा सेम होती है दोनों के लिए, दोनों के लिए मैं आपको करके दिखाऊंगा। गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, ये प्योर ही होती है, बहुत कम इम्प्योरिटीज होती है। और वो भी कैसे निकाल सकते हैं देखिए आप लोग। तो सबसे पहले आप लोग लोगे, आपके पास मान लीजिए गोल्ड है, आप उसकी रिएक्शन करवाओगे विद डाइल्यूट सोडियम साइनाइड और पोटेशियम साइनाइड। सोडियम साइनाइड और पोटेशियम साइनाइड डाइल्यूट ना, H2 इन दी प्रेजेंस ऑफ एयर। बहुत ज्यादा आसान है ये, बहुत ज्यादा, ठीक है। तो अभी क्या होगा सर, अभी समझो, ये आप लोग ऐसे बना इसको 1 2 का 4, 1 2 का 4 और 4 2 जा 8, 1 2 का 4, 4 2 जा 8। तो अभी क्या बनेगा सर, अभी देखिए क्या बनेगा। अभी आपके पास बनेगा 4 Na AU CN ट्वाइस एंड प्लस में 4 NaOH। देखो क्या होता है लीचिंग में, यही होता है ना कि जो मेटल है जिसके साथ कुछ इंप्योरिटी जुड़ी होती है, वो एक लीचिंग एजेंट के साथ सोल्यूबल कॉम्प्लेक्स बना लेगा, और बना लिया, बन गया। इसे क्या बोल लेंगे, सोडियम ओरेट बोल लेंगे, ठीक है। या फिर प्योर नाम, बिल्कुल सही नाम बोले, सोडियम डाई साइनिडो ओरेट करके आए ना हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ये सोल्यूबल कॉम्प्लेक्स है, बन गया, सारी इंप्योरिटीज रह गई पीछे। अभी क्या करोगे, ये जो आपके पास है NaAU CN2 जो है, इसके 2 मॉलिक्यूल ले लो, इसकी रिएक्शन आप लोग करवा दो किसके साथ, विद जिंक। तो जिंक यहां से क्या कर देगा, रिप्लेस कर देगा, मेटल को रिप्लेस कर देगी। देखो इन दोनों ही प्रोसेसेस में आप लोग क्या करते हैं, हाईली एक्टिव मेटल के साथ रिएक्शन करवाते हो, Na के साथ, K के साथ, जो ऑलरेडी बहुत रिएक्टिव है। इसमें भी आपने क्या किया, पहले स्टेप में हाईली एक्टिव के साथ कराया, अभी क्या कराओगे, तो क्या होगा इसमें, अभी ये जिंक इस गोल्ड को डिस्प्लेस कर देगा और हमें प्योर गोल्ड प्राप्त हो जाएगा। वही तो हमें करना है। पहले देखो यहाँ पे सोल्यूबल कॉम्प्लेक्स बना, इनसोल्यूबल इंप्योरिटीज बन गई, अभी जिंक सोल्यूबल हो गया है, तो गोल्ड नीचे रहेगा, फिल्टर कर लेंगे और जिंक गोल्ड हमारे पास प्योर आ जाएगा। क्या होगा, फोकस कीजिए, Na2 Zn CN4 एंड प्लस में 2 AU गोल्ड हमें प्राप्त हो गया इन द फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेट। अब सर हमें कैसे पता लगेगा कि 4 CN लगेंगे, 2 CN लगेंगे, एक जगह पे आप 2 CN जोड़ रहे हो, एक जगह पे आप 4 CN जोड़ रहे हो। ये सारे का सारा मैंने आपको ना कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में समझाया हुआ है। जो लास्ट वीडियो थी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की, नोमेनक्लेचर किया था हमने, दीक्षा का डाउट था शायद वो, कि सर 2 कोऑर्डिनेशन कंपाउंड तो नाम कैसे करते हैं। तो जब मैंने उसका नाम कराया था तब मैंने आपको मेटल का ना कोऑर्डिनेशन भी बताया था कि एक मेटल कितने लिगेंड्स के साथ जुड़ना पसंद करता है ना। तो वो आपको याद है, अदरवाइज ये सिंपली भी याद हो जाएगा। एक बार बार बोल रहा हूँ, रिएक्शंस को 5 बार लिख के देखो और डेली एक बार जरूर देख लिया करो, ठीक है। चलो ऐसे आप लोग सिल्वर के लिए भी कर सकते हो। आपने सिल्वर लिया, चलिए मार्कर कह रहा हूं, चौक चेंज करते हैं, Ag, ठीक है। ये है सिल्वर आपके पास, 4 का कलर बाद में लगाएंगे। इसकी रिएक्शन आप लोग करवाओगे मेटल साइनाइड के साथ, एक्टिव मेटल साइनाइड के साथ, ठीक है। और वो डाइल्यूट होना चाहिए, यानी कि वाटर भी होना चाहिए, इन द प्रेजेंस ऑफ एयर ये रिएक्शन होती है। और क्या करना आपने, 1 2 का 4 कर देना है, और 4 2 जा 8, 1 2 का 4 और 4 2 जा 8। अभी क्या होगा, यहाँ पे आपके पास एक सोल्यूबल कॉम्प्लेक्स बनेगा, कैसे, कुछ ऐसे, Ag CN2 और यहाँ पे K, 4K AgCN2, बाकी क्या बचेगा आपके पास, KOH बचेगा। तो यहाँ पे आप लिख दोगे 4
KOH। अभी आपके पास क्या बन चुका है, एक सोल्यूबल कॉम्प्लेक्स बन चुका है। अभी क्या करोगे, इसको डिस्प्लेस करोगे और यहां से प्योर मेटल का भी निकाल लोगे। तो यहां पे आप किसके साथ रिएक्शन कराओगे, इसकी जिंक के साथ। 2 टाइम्स करो इसको, तो ये क्या बन जाएगा आपके पास, K2Zn एंड प्लस में यहां पे आपको क्या मिल गया, इसमें से 2 Kg मिल गया। तो देखो ना, लीचिंग में पहले हमने बेयर प्रोसेस की, वो तो एल्यूमिना की एक्सट्रैक्शन के लिए थी। ऐसे आप लोग गोल्ड और सिल्वर को भी एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। उस प्रोसेस का स्पेसिफिकली क्या नाम दोगे, मैक आर्थर फॉरेस्ट साइनाइड प्रोसेस। रिपीट करो, मैक आर्थर फॉरेस्ट साइनाइड प्रोसेस। और देखो यहाँ पे हमें गोल्ड मिल गया, यहाँ पे हमें सिल्वर मिल गया। ये सिंपल से हमारी लीचिंग में, बताओ मुश्किल है क्या। रिएक्शन है वो तो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी बेटा जी, चिपकाओ इसको भी। चलिए तो अभी स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक, एंड मैं आपको गारंटेड बोल रहा हूं, इससे रिलेटेड बोर्ड एग्जाम में 101% क्वेश्चन बनेगा। चाहे आप सीबीएसई बोर्ड में हो, चाहे आप स्टेट बोर्ड में, किसी भी बोर्ड में हो, ये सबसे ज्यादा आया हुआ क्वेश्चन है। तो टॉपिक है हमारा एक्सट्रैक्शन या कह लीजिए आइसोलेशन ऑफ क्रूड मेटल फ्रॉम कंसंट्रेटेड ओर, फ्रॉम कंसंट्रेटेड ओर। मतलब क्या है इस बात का, देखिए लास्ट जो हमने वीडियो की है, हमने किया था कि कंसंट्रेटेड ओर कैसे बनाते हैं, ठीक है, कंसंट्रेशन कैसे करते हैं ओर की। तो हमने किया था सबसे पहले ग्रेविटी सेपरेशन, फिर हमने किया था मैग्नेटिक सेपरेशन, फिर हमने किया था बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस, फिर हमने की थी लीचिंग। अभी हमने कंसंट्रेशन कर ली है, अभी हमें क्या करना है, अभी हमें करना है उसमें से मेटल को बाहर निकालना है। कौन सी मेटल को, क्रूड मेटल को, कच्ची मेटल को बाहर निकालना है, ठीक है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमें रिडक्शन करनी पड़ेगी। बट रिडक्शन से पहले हम लोग करेंगे ऑक्सीडेशन। क्या करने वाले हैं, ऑक्सीडेशन ऑफ मेटल। ऑक्सीडेशन कर दिया आपने मेटल की, फिर जब मेटल ऑक्साइड बनेगा फिर उसकी करेंगे रिडक्शन। सर जब रिडक्शन करनी है तो सीधा रिडक्शन कर दो, सीधी रिडक्शन आपने नहीं करनी, पहले आपको ऑक्सीडेशन करनी पड़ेगी। और ऑक्सीडेशन करने के 2 तरीके होते हैं भाई, कौन कौन से, फर्स्ट इज कैल्सिनेशन एंड सेकंड इज रोस्टिंग। फर्स्ट इज कैल्सिनेशन एंड सेकंड इज रोस्टिंग। बहुत बढ़िया तरीके से इसको देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं किसकी, कैल्सिनेशन की। दोनों के डिफरेंस की फॉर्म में कर लेते हैं, बहुत कुछ इनमें कॉमन है और थोड़ा बहुत अनकॉमन भी है। कैल्सिनेशन एंड रोस्टिंग। जो कैल्सिनेशन है उसमें जो कंसंट्रेटेड ओर है, तो उसमें क्या लिखोगे, ओर इज हीटेड इन एब्सेंस ऑफ एयर। इसमें जो ओर गर्म किया जाता है वो किया जाता है एब्सेंस ऑफ एयर। एंड आपने किसी भी मेटल के ओर को गर्म करना है बिलो देयर मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट से कम में गर्म करना है, ठीक है। रोस्टिंग की बात करें तो इसमें क्या होता है, और इज हीटेड इन प्रेजेंस ऑफ एयर, या कह लीजिए एक्सेस सप्लाई ऑफ एयर। इसमें जब आप ओर को गर्म करोगे तो प्रेजेंस ऑफ एयर में गर्म करो। शॉर्टकट क्या याद रख सकते हैं इसका, मैंने जो रखा वो रखा हो क्रैप, बटा क्रैप। क्रैप कैल्सिनेशन में एब्सेंस होगी, रोस्टिंग में प्रेजेंस होगी। कैल्सिनेशन में एब्सेंस होगी, रोस्टिंग में प्रेजेंस होगी। क्लियर होती है बात। चलिए अगली बात करें तो ये कैल्सिनेशन कहां पे अप्लाई होती है। इट इज मेनली एप्लीकेबल ऑन कार्बोनेट ओर्स। किस पे अप्लाई होती है, कार्बोनेट ओर्स पे, या फिर और हाइड्रोक्साइड ओर्स, हाइड्रोक्साइड ओर्स पे। रोस्टिंग की बात करें तो वो कहां पे अप्लाई होती है, एप्लीकेबल ऑन सल्फाइड ओर्स। किस पे अप्लाई होगी, सल्फाइड ओर्स पे अप्लाई होगी। बात क्लियर हो रही है, याद रख लेना। सी कैल्सिनेशन किस पे अप्लाई होती है, कार्बोनेट ओर्स पे, और रोस्टिंग किस पे अप्लाई होती है, सल्फाइड ओर्स पे। अगली बात करें तो जब हीट करेंगे तो क्या होगा, कार्बोनेट
ores आर कन्वर्टेड इनटू, देखो हम क्या कर रहे हैं, वैसे अगर आपको पता हो, हम कर रहे हैं भाई जो ओर है उसकी ऑक्सीडेशन कर रहे हैं, उसको ऑक्साइड में कन्वर्ट करेंगे, फिर उसकी रिडक्शन करेंगे बाद में। अभी तो हम ऑक्सीडेशन की बात है, मेन जो आज का टॉपिक है वो है कैल्सिनेशन एंड रोस्टिंग का डिफरेंस, ठीक है। तो कन्वर्टेड इनटू किस में कन्वर्ट होगा, ऑक्साइड ओर्स में, इनटू ऑक्साइड, या मेटल्स आर कन्वर्टेड इनटू देयर ऑक्साइड्स। जैसे आपके पास है जिंक कार्बोनेट ZnCO3, आपने इसको हीट कर दिया बढ़िया से, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ZnO प्लस में CO2। अब CO2 क्या है, एक ऑर्गेनिक इंप्योरिटी है, तो आप यहां पे एक वर्ड भी यूज कर सकते हो, और क्या, ऑर्गेनिक इंप्योरिटीज आर रिमूव्ड, ऑर्गेनिक इंप्योरिटीज आर रिमूव्ड, ठीक है। समझ में आती है बात। जिंक कार्बोनेट की जगह कुछ भी हो सकता था, कुछ भी, लाइक आपके पास है MgCO3 CaCO3, इसका स्पेसिफिकली नाम भी होता है, इसको बोला जाता है डोलोमाइट। क्या बोला जाता है, डोलोमाइट। इसको आपने हीट किया MgCO3 एंड CaCO3 को, या आगे लिख सकते हो CaCO3 एंड MgCO3, तो क्या हो जाएगा, आपके पास बनेगा MgO प्लस CaO प्लस 2CO2। इसमें क्या होगा भाई, इसमें सल्फाइड ओर्स आर कन्वर्टेड इनटू देयर ऑक्साइड्स। इसमें किसमें कन्वर्ट होंगे, उनके खुद के ऑक्साइड्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। कैसे होंगे सर, देखिए, जैसे आपके पास ZnS है, ZnS जिंक सल्फाइड है ना, इसे क्या बोलते हैं, याद आ रहा हो कुछ, क्या बोला जाता है इसे, जिंक ब्लेंडे। एक लेड सल्फाइड था, है ना। इनकी कंसंट्रेशन के लिए फेमस प्रोसेस यूज की जाती है, बताना जरा कमेंट में वो कौन सी प्रोसेस होती है जिनकी सल्फर कंसंट्रेशन के लिए यूज की जाती है। अभी हीट आपने इनको भी करना है, ठीक है। अब क्या डिफरेंस है इनकी हीटिंग में, इनमें सिंपल हीट कर दिया आपने, इनमें क्या होगा, जब आप हीट करोगे, आप करोगे इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो किसमें बदलेगा, ये बदल गया जिंक ऑक्साइड में, क्योंकि इन दी एंड बदलना तो आपको इनको दोनों के किस में है, दोनों ही मेथड किसके लिए हो रहे हैं, ऑक्सीडेशन के लिए। बदलना तो आपको ऑक्साइड में है, इसको भी ऑक्साइड में बदलो, ये क्या बनेगा PbO, एंड प्लस में क्या बनेगा, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकले, इसमें क्या निकलेगी, सल्फर डाइऑक्साइड। अभी बैलेंस कर लेना है, बैलेंस कैसे हो जाएगा, देखना अभी बैलेंस हो गया कि नहीं। अब ये बैलेंस हो चुका है, क्लियर है। अगली बात करते हैं, देखिए, वोलेटाइल इंप्योरिटीज आर रिमूव्ड, ये दोनों में सिमिलैरिटी है, वोलेटाइल इंप्योरिटीज आर रिमूव्ड। सर वोलेटाइल इंप्योरिटीज से क्या मतलब है, वो इंप्योरिटी जो बहुत आसानी से रिमूव हो सकती है। मतलब आपने सुना एक वोलेटाइल वर्ड, वोलेटाइल बोले तो चंचल, चंचल जैसे होता है ना, चंचल किसी नाम भी होता है, चंचल इज लाइक, जैसे कोई बच्चा है क्लास में बैठा है और सर ने कहा आज मेरा पढ़ाने का मूड नहीं है, और वो बंदा भारी दिखे, टीचर कह रहा है मेरा पढ़ाने का मूड नहीं है बट मैं पढ़ाऊंगा, बट बच्चे ने ये सुना मेरा पढ़ाने का मूड नहीं है और बंदा साफ, ये होता है चंचल, उसे क्लू मिलना चाहिए कि हाँ भाई फाड़ी होना है। ऐसे ही कुछ ऐसी इंप्योरिटी है जिनको क्लू मिले कि बाहर जाना है हमें, तो वो उड़ जाएंगे, थोड़ी सी हीट मिली बाहर। तो इसमें भी यही फंडा होगा, क्या होगा सर, वोलेटाइल इंप्योरिटीज आर रिमूव्ड, वोलेटाइल इंप्योरिटीज आर रिमूव्ड। अगली बात करें तो हमने जैसे इसमें लिखा कि इसमें क्या होता है, ऑर्गेनिक इंप्योरिटी रिमूव होती है, इसमें इनऑर्गेनिक इंप्योरिटीज, impurities are converted into their oxides,
कन्वर्टेड इनटू देयर ऑक्साइड्स। इनऑर्गेनिक इंप्योरिटीज क्या हो सकती हैं? लाइक फास्फोरस वाली होगी, सल्फर वाली हो गई, आर्सेनिक वाली हो गई, ऐसी। जैसे कि अगर सल्फर है बाहर पड़ा हुआ, जैसी हवा आएगी ऑक्सीजन से मिलेगी तो वो SO2 बन के बाहर। आर्सेनिक है, आर्सेनिक पड़ा हुआ, जैसे उसे O2 मिलेगी वो बाहर। फास्फोरस है वो पड़ा हुआ है, ठीक है, ये भी बाहर। मतलब सारे के सारे बाहर निकल जाते हैं। इसमें इनऑर्गेनिक इंप्योरिटीज बाहर होती है, इसमें ऑर्गेनिक इंप्योरिटीज बाहर होती है। अगली बात करें तो जैसे आपके पास हाइड्रेटेड है, हाइड्रेटेड ऑक्साइड्स आर कन्वर्टेड into anhydrous oxides। ठीक है, अगर कोई हाइड्रेटेड और है, लाइक मैं बात कर लेता हूं Al2O3 2H2O, याद आ गया होगा, बड़ा फेमस था ये। इसके लिए हमने लीचिंग भी की थी। इसे क्या बोला जाता है? बॉक्साइड बोला जाता है। जैसे हम इसको हीट करेंगे, इन द एंड हमें बदलना तो ऑक्साइड में है ना, ऑक्साइड में बदला एंड जो इसका वाटर है वो इवेपोरेट हो जाएगा। सेम फंडा इसके साथ भी है, अगर वाटर प्रेजेंट है तो वो रिमूव हो जाएगा। क्लियर है? बट उसमें लिखना है, रिएक्शन नहीं करके दिखानी है आपने। और अगर बात करें कि ये प्रोसेस होती कहां पे है, तो एक फर्नेस होती है, एक भट्ठी होती है, जिसे हम लोग बोलेंगे, सॉरी, इसे बोला जाएगा रेवरबैरोटरी। ये दोनों ही प्रोसेस एक फर्नेस में की जाती है, एक भट्टी में की जाती है, जिसका नाम है रेवरबैरोटरी फर्नेस। डायग्राम आपको साइड में दिखाई दे रहा होगा, आई होप मैं दिखा पा रहा हूं। रेवरबैरोटरी इसी तरह से बोलते हैं। ठीक है, तो भैया ये है सारे का सारा कैल्सिनेशन एंड रोस्टिंग। बहुत अच्छे से देख लो, मैं बार बार कह रहा हूं 101% ये आएगा। एक छोटी सी रिक्वेस्ट, पता है आपको क्या करना, अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर कर लो, अपने फ्रेंड्स तक शेयर करो, जितना ज्यादा शेयर कर सकते हैं ना। ये हो जाता है कि चलो यार सर को छोटी सी गुरुदक्षिणा दे देते हैं हम, ठीक है, सर हमारी हेल्प कर रहे हैं, हम सर की हेल्प कर देते हैं। ये मैं सर से चाहता हूं कि कम से कम आप अपने 5 फ्रेंड्स के साथ जरूर भेजो, सो दैट कि दिसंबर तक हम लोग 1 लाख की फैमिली हो, हम कह सके कि हाँ देखो हम कितने बच्चे हाँ एक जगह से पढ़ रहे हैं, अच्छे टीचर से पढ़ रहे हैं। ठीक है, चलो करिए इसको, मिलते हैं नई वीडियो में। चलिए, तो अभी स्टार्ट करते हैं रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड। कंसंट्रेशन हम पढ़ चुके हैं, उसके बाद हमने किया था ऑक्सीडेशन, और वो हमने की थी विद द हेल्प ऑफ कैल्सिनेशन एंड रोस्टिंग, है ना। तो मेटल के ऑक्साइड बन चुके हैं, अभी उन मेटल ऑक्साइड्स की आपने रिडक्शन करनी है। तो आप क्या करोगे? रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड्स involve the heating of metal oxide with reducing agent। reducing agent के साथ हीट करना है आपने, बात याद रहे, किसके साथ? रिड्यूसिंग एजेंट के साथ। बहुत सारे रिड्यूसिंग एजेंट देखने को मिलेंगे जनरली, जैसे मैं यहां पे बात कर लेता हूं कार्बन की, विद कार्बन एंड कन्वर्टिंग ऑफ मेटल ऑक्साइड इनटू मेटल। बहुत आसान सी बात है कि आपके पास एक मेटल ऑक्साइड है, आप उसको ट्रीट कर रहे हो कार्बन के साथ, तो ये क्या बन जाए? मेटल बन जाए। और ये जो रिड्यूसिंग एजेंट है, रिड्यूसिंग एजेंट क्या करेगा? खुद पे ऑक्सीडेशन करवा लेगा, उस पर रिडक्शन हो जाएगी। देखो ये मेटल अकेला होता है, इसकी ऑक्सीजन चलेगी, देखो ना, रिडक्शन किसे बोलते हैं? या तो हाइड्रोजन जुड़ जाए, जैसे ऑक्सीजन हट जाए, तो हमने इसमें से ऑक्सीजन हटा दिया और ये क्या हो चुकी है? इसकी रिडक्शन हो चुकी है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं, आपको एक वर्ड सुनने को मिलेगा पायरोमेटलर्जी। पायरोमेटलर्जी क्या होता है सर? पायरोमेटलर्जी क्या होता है? रिडक्शन ऑफ
मेटल ऑक्साइड बाय हीटिंग इज कॉल्ड पायरोमेटलर्जी। जब आप किसी भी मेटल को हीट करके उसकी रिडक्शन करते हो तो उसे कहते हैं पायरोमेटलर्जी। एंड इसके बाद हम लोग बहुत सारी प्रोसेसेस पढ़ने वाले हैं जो कि रिडक्शन के लिए यूज होगी। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं किसकी, स्मेल्टिंग की। चलिए तो बात कर रहे हैं हम लोग सबसे पहले किसकी, स्मेल्टिंग की। ठीक है, बहुत सारे हैं ऐसे, हाइड्रोमेटलर्जी है और भी बहुत सारी प्रोसेसेस अभी आप लोग देखने वाले हो। तो स्मेल्टिंग की अगर मैं बात करता हूं तो इसमें क्या होता है, मेटल ऑक्साइड इज हीटेड विद कोक। किसके साथ हीट किया जाता है इसको, कोक के साथ, कोयले के साथ, कार्बन के साथ। ठीक है, आपको जो भी फेमस आपको याद आ रहा है मेटेलिक ऑक्साइड, ठीक है, आप उसके साथ क्या करो, कार्बन लो, हीट करो, ये क्या बन जाएगा 2Fe एंड प्लस में 3CO। आप ये तो करना चाह रहे हो, मेटल ऑक्साइड को मेटल में तो कन्वर्ट करना चाहते हो, कोई और है, इसे क्या बोलते हैं, हेमेटाइट बोलते हैं ना, Fe3O4। इसकी रिएक्शन कर दी, अभी देखो ऑक्सीजन 4 है तो कार्बन भी 4 चाहिए, हीट कर दो तो क्या बन जाएगा ये 3Fe प्लस में 4CO। इसके बाद अगर बात करें लाइक जिंकाइड होता था ना एक ZnO, इसकी रिएक्शन आप लोगों ने कर दी, कार्बन के साथ हीट किया तो क्या बन जाएगा, ZnO नहीं बनेगा, Zn बनाओगे ना, एंड प्लस में क्या बन जाएगा CO। तो मतलब कुछ भी आप लोग ले सकते हो जो आपका दिल करे, कोई भी जो मेटेलिक ऑक्साइड है उसको कार्बन के साथ ट्रीट करो, उसको हीट करो तो आपको मेटल मिल जाएगी, एंड प्लस में क्या बन जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड। आप करना क्या चाहते हो, आप करना चाहते हो मेटल ऑक्साइड को मेटल में कन्वर्ट। सबसे आसान और सबसे बढ़िया तरीका है स्मेल्टिंग। अब हर एक मेटल पे ये अप्लाई नहीं होता, उनके लिए हम दूसरा तरीका अप्लाई करते हैं। एक बार इसको चिपकाइए, फिर दूसरा तरीका देखते हैं इसका, चिपकाइए। चलिए अभी देखते हैं नेक्स्ट मेथड। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन या इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन। जब CBSE वालों ने दिल्ली बोर्ड के लिए क्वेश्चन बनाया था 2019 में, तो ये क्वेश्चन भी डाला था। इवन सुपरविजन बैच में जब आप अगर क्वेश्चन कर रहे थे, मैंने क्वेश्चन को स्किप कराया था कि अभी हम यहां तक नहीं पहुंचे हैं। तो भैया ये है इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन। तो क्या है सर, सिंपल समझो, जैसे वो मेटल ऑक्साइड है ना, वो जनरली जो मेटल है ना वो डी ब्लॉक की है, ठीक है, उनको उनकी रिडक्शन कराना आसान रहता है। बट द मेटल ऑक्साइड या द metals having highly negative value, highly या high negative value कह लीजिए, negative values of standard reduction potential, standard reduction potential cannot be reduced by what, कोक। उनको आप लोग कोक की हेल्प से नहीं, कोयले की हेल्प से आप लोग रिड्यूस उनको नहीं कर सकते। सो दिस टाइप ऑफ मेटल्स आर reduced by what, इस तरह के मेटल को हम किससे रिड्यूस करते हैं, बाय इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन। पूरी बात को समझते हैं कि कहना क्या चाह रहे हैं हम इस टॉपिक में। रिडक्शन बाय पासिंग इलेक्ट्रिसिटी, और ज्यादा भी एक्सप्लेन करेंगे इस टॉपिक को, आगे रिफाइनिंग में भी आएगा ये, फोकस करो। The metals having highly negative value of standard reduction potential. स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल किसे कहते हैं, मेटल की इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी। अब रिडक्शन का मतलब ही क्या होता है, मैंने आपको बताया था ना, कांग्रेस पार्टी में कार्टून कौन है, राहुल गांधी है। राहुल गांधी यानी रिडक्शन में क्या होता है, प्लीज जस्ट फॉर फन है, सीरियस मत होना यार, ठीक है। रिडक्शन में क्या होता है, गेन होता है। अब मेटल तो गेन करना पसंद नहीं करती इलेक्ट्रॉन्स को,
मेटल तो जनरली लूज करना ही पसंद करती हैं, बट डी ब्लॉक की मेटल्स क्या होते हैं, इनके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल होता है, छोटा साइज होता है, न्यूक्लियर चार्ज बहुत हाई होता है, तो वो गेन कर सकती हैं। ठीक है, वैकेंट डी ऑर्बिटल के अंदर उसी वजह से कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनते थे कि लिगेंड्स इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देते थे। बट कुछ मेटल्स ऐसी होती हैं, लाइक एस ब्लॉक की मेटल होगी, बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव होती हैं, बट वो इलेक्ट्रॉन देना पसंद करती हैं। देखो, अगर रिडक्शन पोटेंशियल पॉजिटिव है तो मतलब वो इलेक्ट्रॉन लेना चाह रही है, रिडक्शन का मतलब गेन करना, और वो वैल्यू पॉजिटिव वाली मतलब वो चाहती है ऐसा। और अगर उसकी वैल्यू नेगेटिव आ रही है, अगर मैं बात करूं लिथियम की, लिथियम का जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल होता है ना, वो -3.05 वोल्ट होता है। इसका मतलब ये बिल्कुल भी इलेक्ट्रॉन नहीं लेना चाह रहा। ठीक है, अगर हम बात करते हैं पोटेशियम की, -2.87 वोल्ट होता है, बिल्कुल नहीं लेना चाह रहा। एल्यूमिनियम की अगर मैं सही हूं तो शायद मैं सही लिख रहा हूं, पता नहीं यहाँ पे कैल्शियम आता है यार, ली ना करे रब से ना, लीटा कार आड़ी, यहाँ पे कैल्शियम होता है ना, आड़ी एल्यूमिनियम ये होता है -1.66 वोल्ट। ये बहुत ज्यादा नेगेटिव वैल्यूज है। बहुत ज्यादा नेगेटिव होने का मतलब है कि ये रिडक्शन पसंद नहीं करती है, ऑक्सीडेशन पसंद करती है, बट हमें करवानी है रिडक्शन। तो ऐसे केसेस में आप लोग क्या करने वाले हो भाई, ऐसे केसेस में आप कोक की हेल्प से नहीं कर सकते रिडक्शन, तो क्या करेंगे, हम एक सेटअप लगाएंगे, आगे पढ़ेंगे इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग में। तो यहां पे इसको रखेंगे कुछ ऐसे, इस तरह से हम इसको रखेंगे, यहां पे लगाएंगे रोड्स और उसमें सॉल्यूशन डाल देंगे। इस तरह से हम उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास कराते हैं। अब कौन कौन सी मेटल्स हैं जिनका बहुत ज्यादा पॉजिटिव होता है, सोडियम, पोटेशियम, एल्यूमिनियम, कैल्शियम एक्सेट्रा, इन सभी को इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन से ही रिड्यूस किया जाता है। ज्यादा डीप में जाना है, आंसर है नहीं जाना। देखो, इस चैप्टर में से जो क्वेश्चन बन सकता है वो 2 या 3 नंबर का बन सकता है, तो ज्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है। वैसे तो टॉपिक इसके इतने लेंथ है कि 10 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है, बट स्मार्ट स्टडी करनी है, इतना डीप में हमें नहीं जाना। इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन किन मेटल्स के लिए यूज किया जाता है, जिनकी स्टैंडर्ड रिडक्शन की पोटेंशियल की वैल्यू बहुत नेगेटिव है, उनको कोक से आप लोग रिड्यूस नहीं कर सकते, तो उनके लिए यूज किया जाता है इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन। इसको चिपकाओ, फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखते हैं एल्यूमिनोथर्मी। एल्यूमिनोथर्मी प्रोसेस बड़ी इंपॉर्टेंट रहती है ये भी। एल्यूमिनोथर्मी प्रोसेस क्या होता है सर इस प्रोसेस में? अच्छा, इस प्रोसेस का दूसरा नाम भी होता है, दिस प्रोसेस इज आल्सो नोन एज थर्माइट प्रोसेस। क्या बोलते हैं बेटा से? थर्माइट प्रोसेस भी बोलते हैं। क्या करते हैं इन दिस प्रोसेस, ओर्स ऑफ जो जिन पे ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, लाइक आयरन, क्रोमियम, मैग्नीज, आर ट्रीटेड विद किसके साथ ट्रीट किया जाता है? एल्यूमिनियम पाउडर के साथ ट्रीट किया जाता है, एल्यूमिनियम पाउडर। तो हमें इसके बाद क्या मिल जाता है? टू गेट एल्यूमिना मिल जाता है हमें। ठीक है, जैसे आपके पास एक फेमस ओर है Fe2O3, क्या बोलते हैं इसे? हेमेटाइट बोलते हैं। आपने इसकी रिएक्शन किसके साथ कर दी? एल्यूमिनियम के साथ कर दी, 2Al के साथ, तो ये क्या बन जाएगा? Al2O3, एंड आपके पास अलग क्या मिल गया? 2Fe। अब देखो, इस मेटल की आई थिंक रिडक्शन हो चुकी है, इससे तो ऑक्सीजन अलग हो गया, वो ऑक्सीजन के साथ जुड़ गया, एक अलग बात है, बट आपने आयरन अलग करना था, वो आप कर चुके हो। लाइक आपके पास Cr2O3 है, क्रोमिक ऑक्साइड बोलते हैं, क्रोमियम ऑक्साइड बोल देते हैं। इसकी रिएक्शन आपने कर दी 2 एल्यूमिनियम के साथ, हीट जरूर करना है, हीट का साइन जरूर डाल देना। तो अब इसमें क्या होगा? ये बन जाएगा Al2O3। ठीक है, इसको करना है ना आपने रिड्यूस, तो Al2O3 बना एंड प्लस में 2Cr अलग से बन के आ गया, और ये आपकी हो गई कौन सी प्रोसेस? एल्यूमिनियम थर्मी प्रोसेस, जिसे हम बोलते हैं थर्माइट प्रोसेस। करते क्या है? आप मेटल के ओर्स को या मेटल के ऑक्साइड को ट्रीट करते हो एल्यूमिनियम पाउडर के साथ, सो दैट कि आपको मेटल मिले एंड प्लस में एल्यूमिना भी मिल जाए। चिपकाओ इसको, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पढ़ते हैं भाई रिडक्शन विद हाइड्रोजन। देखिए, अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ लिया है? सबसे पहले क्या करा था? स्मेल्टिंग किया था, उसके बाद हमने इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन किया था, उसके बाद हम लोगों ने थर्माइट प्रोसेस, एंड अब हम लोग पढ़ने वाले हैं रिडक्शन विद हाइड्रोजन।
अब जब हम सिर्फ क्या कर रहे थे, ऑक्सीजन को हटा रहे थे किसी की चीज की हेल्प से, अब बेस्ट चीज को लेके आते हैं ना, जो रिडक्शन के लिए फेमस है, हाइड्रोजन। तो हम लोग लिख सकते हैं हाइड्रोजन इज एन इफेक्टिव रिड्यूसिंग एजेंट, बहुत ही बढ़िया रिड्यूसिंग एजेंट है। मानते होंगे इस बात को या नहीं मानते हो? मान जाना चाहिए। इज एन इफेक्टिव रिड्यूसिंग एजेंट, वो होता है ना जीभ बबली होगी, टंग बबलिंग मेरे साथ, ठीक है। तो कैसे करते हो आप? आपके पास कोई मेटल है, अच्छा किन मेटल के लिए यूज किया जाता है? लाइक टंगस्टन की है, एमओ, इनके अगर ऑक्साइड है तो उनको आप लोग मेटल में कन्वर्ट कर सकते हो। जैसे कि आपके पास टंगस्टन ऑक्साइड है WO3, तो आप लोग क्या करोगे, इसकी रिएक्शन कर दो विद 3H2, हीट करो इसे, एंड किस में कन्वर्ट हो जाएगा भाई ये W, एंड प्लस में 3H2O। आगे लिखना चाहते हो डेफिनेशन में कुछ कैसे लिख सकते हो? इन दिस प्रोसेस मेटल ऑक्साइड्स आर ट्रीटेड विद हाइड्रोजन टू कन्वर्ट मेटल ऑक्साइड इनटू मेटल। मेटल ऑक्साइड ऑफ टंगस्टन एंड मोलिब्डेनम आर रिड्यूस्ड बाय दिस मेथड। सिंपल सी है। चलिए अभी बढ़ते हैं बिल्कुल लास्ट प्रोसेस की तरफ, और लास्ट प्रोसेस क्या है भाई? हाइड्रोमेटलर्जी। अब बड़ी फेमस है हाइड्रोमेटलर्जी। हाइड्रोमेटलर्जी क्वेश्चन ये बनता है कि कहां पे यूज की जाती है? फर्स्ट ऑफ ऑल तो हाइड्रोमेटलर्जी इज यूज्ड फॉर द रिडक्शन ऑफ कैल्शियम नोबल मेटल्स लाइक गोल्ड एंड सिल्वर। तो उसमें करते क्या? डेफिनेशन किस तरह से लिखोगे? द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स बाय डिसॉल्विंग द ओर इन अ सुटेबल रिएजेंट फॉलोड बाय प्रेसिपिटेशन और डिस्प्लेसमेंट ऑफ मेटल बाय अ मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल। ये डेफिनेशन में लिखा और नोट में आपको मिल ही जाएगा। अब इसमें क्या होता है, हम लोगों ने किया है ये कि हम लोग क्या करते थे, हमारे पास मान लो सिल्वर है, पहले तो इनमें इम्प्योरिटीज होती हैं, फिर भी थोड़ी बहुत इम्प्योरिटीज हम मान लेते हैं। तो हम इसकी रिएक्शन करेंगे किसके साथ? एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल साइनाइड के साथ। वो डाइल्यूट होना चाहिए, बोले तो वाटर भी होना चाहिए, एंड एयर की प्रेजेंस होगी। अब कहोगे सर रिडक्शन कर रहे हो एयर की प्रेजेंस की, भाई रुको थोड़ी देर करने दो, उसके बाद कर देंगे जो करना चाहते हो। और मैंने कहा था कैसे करते हैं, 1 2 का 4 एंड 4 2 जा 8। इसको हीट करोगे तो आपका क्या बनेगा? एक सोल्यूबल कॉम्प्लेक्स बनेगा, ठीक है। अभी तक तो याद होगी बेटा, बहुत बार प्रैक्टिस कर चुके हो, जो कि मैंने बोला है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है। 4 KCl के साथ क्या है ना, यहाँ पे सोडियम भी हो सकता था, हमने के ले लिया, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो ये बन गया AgCN2, ठीक है, AgCN2, एंड प्लस में क्या बनेगा? ये 1 है, प्लस में क्या बनेगा यहां से 4KOH। यहां पे अगर बात करें तो इसकी ऑक्सीडेशन हुई है। यहां पे अगर आप सिल्वर की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे तो +1 आएगी, क्योंकि पोटेशियम भी क्या होता है, ऐसे होगा ना। सिल्वर को हम लोग X मानेंगे, ठीक है, इसकी +1 होती है एंड इनकी -2 होती है। +1 इसकी -1 होती है, बट 2 है तो -2 हो गया, ठीक है। X +1 -2 इक्वल टू में चार्ज, कोई चार्ज नहीं है, 0 पुट कर देंगे तो ये X इक्वल टू कितना आ जाएगा? +1 आ जाएगा, ठीक है। तो अभी क्या करेंगे, हमारे पास ये जो बना हुआ है AgCN2, इसकी रिएक्शन आप लोग कर दोगे विद जिंक। तो क्या होगा, जिंक यहां से इसको डिस्प्लेस कर देगा, हाइड्रोमेटलर्जी में उसको डिस्प्लेस कर देगा। तो ये कुछ ऐसे बनेगी K2Zn एंड CN4, एंड प्लस में क्या बनेगा आपके पास? यहां पे बन जाएगा 2Ag, इसके प्रेसिपिटेट बनेंगे। अब यहां पे अगर आप Ag की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो तो वो 0 है, यहाँ पे इसकी +1 है ऑक्सीडेशन स्टेट, +1 से 0 हुआ है, मतलब इस पे कौन सी रिएक्शन हुई है? रिडक्शन हुई है। तो यही सब के सब तरीके हैं भाई जो कि हम लोग यूज कर सकते हैं फॉर दी रिडक्शन। चिपकाओ इनको अच्छे से, इनकी प्रैक्टिस कर लो। बहुत जल्द 1 या 2 दिन में हमारी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री खत्म होने वाली है। और हाँ, सपोर्ट करना है ना, थोड़ा सा क्या करना है, इनको शेयर कर दिया करो, ये फ्री में अवेलेबल है सभी के लिए। चलिए, और सुपरविजन बैच वाले जो बच्चे हैं, अब इसके क्वेश्चन आंसर आने वाले हैं। कंसंट्रेशन ऑफ ओर, एंड सेकंड हमने पढ़ा था एक्सट्रैक्शन ऑफ क्रूड मेटल, कच्ची धातु है ना। और अभी हम लोग उससे आगे बढ़ते हैं, रिफाइन करना अपने मेटल को। रिफाइनिंग क्या होती है? इट इज द प्रोसेस
which is used to get pure metal from impure मेटल से प्योर मेटल निकालने के लिए जिस प्रोसेस का आप यूज करते हो उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, रिफाइनिंग बोलते हैं। सिंपल समझाता हूं, आपने सुना होगा क्रूड ऑयल आता है, जो यूएई से दुबई से जो आता है वो क्रूड ऑयल आता है, ठीक है, सॉरी। तो उसको रिफाइनरी में, वो रिलायंस वालों की रिफाइनरी है ना, पानीपत में भी रिफाइनरी है, रिफाइन किया जाता है, उसको प्योर किया जाता है। तो ऐसे ही इम्प्योर मेटल को भी रिफाइन किया जाता है। बहुत सारे मेथड्स होते हैं एंड बहुत सारे मेथड्स डिपेंड करते हैं, वेरियस मेथड्स आर यूज्ड ठीक है। अभी आप देखोगे बहुत सारे मेथड्स हैं, आर यूज्ड, डिपेंड्स अपॉन, वो डिपेंड करते हैं, डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ मेटल एंड इम्प्योरिटी। सब कुछ डिपेंड करता है मेटल और इम्प्योरिटी की नेचर पे, कि वो किस नेचर की है, किसके लिए कौन सा मेथड सुटेबल रहेगा। जैसे कि आप लोग बात कर सकते हो डिस्टिलेशन, एक प्रोसेस होती है डिस्टिलेशन, या आप लोगों ने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी पढ़ी होगी। दूसरी बात करें लिक्वेशन, दूसरी होती है लिक्वेशन। तीसरी होती है जोन रिफाइनिंग, नेक्स्ट इज जोन रिफाइनिंग। नेक्स्ट बात करें तो हमारे पास हो सकती है वेपर फेस रिफाइनिंग, वेपर फेस रिफाइनिंग। इनके फर्दर टाइप्स होते हैं मोन प्रोसेस एंड वैन अर्कल मेथड। नेक्स्ट बात करें तो हमारे पास होती है भाई इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। इनको सीरियल वाइज पढ़ेंगे, बट अभी छोटी सी निपटा देते हैं ये दोनों, इन दोनों को निपटा देते हैं और फिर सीरियल वाइज इनको स्टार्ट करते हैं। सीरियल वाइज मतलब आगे पीछे भी होते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग, फिर जोन, फिर पेपर फेस। डिस्टिलेशन की बात करते हैं। डिस्टिलेशन यूज कहां पे होती है, यूज फॉर द प्योरिफिकेशन ऑफ वोलेटाइल मेटल। वोलेटाइल समझते हैं ना, वोलेटाइल वर्ड का मीनिंग मैंने कई बार बता दिया। बहुत ही चंचल मेटल जो होती हैं, मेटल्स लाइक जिंक, कैडमियम, मरकरी, इनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत लो होता है। ये जनरली मतलब ऐसा सॉलिड होते हैं लिक्विड जैसी फॉर्म, इवन मरकरी तो लिक्विड स्टेट में होता है, ठीक है। तो मतलब डायग्राम आपको दिख रहा होगा, इस तरह कुछ डायग्राम होता है। एंड हम क्या करते हैं, इसमें हम हीट करते हैं। एक रिटोर्ट बिकर होता है, रिटोर्ट बिकर, अंगीठे के ऊपर उसको रख दिया, ठीक है, कुछ इस तरह से। इसमें आप मेटल लोगे, मेटल है, इंप्योरिटी है, इसको हीट करोगे, गर्म करोगे। अब क्योंकि मेटल्स का मेल्टिंग पॉइंट कम है तो मेटल के वेपर बनेंगे, वेपराइज होगी मेटल, एंड यहां पे उसको ठंडा पानी इसके ऊपर डालते रहोगे, इसके ऊपर ठंडा पानी डालते रहते हैं, तो उससे क्या हो जाएगा, ये मेटल्स के जो वेपर बने हैं यहाँ पे वो इकट्ठे होते जाएंगे। एंड यहाँ पे क्या बचती चली जाएंगी भाई आपकी, यहाँ पे आपकी इंप्योरिटीज इकट्ठी होती जाएंगी। मतलब अगर ये मेथड कहां पे लगता है, अगर मेटल वोलेटाइल नेचर की है एंड इंप्योरिटीज नॉन वोलेटाइल नेचर की, तो वहां पे ये मेथड लगाया जा सकता है। भाई थोड़ा सा हीट करो, मेटल वोलेटाइल है तो उसके वेपर बहुत जल्दी बनेंगे, वो एक जगह पे इकट्ठी हो जाएंगी एंड उसको ठंडा करके हम लोग प्योर मेटल प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अगली प्रोसेस पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज लिक्वेशन। नेक्स्ट वाली कौन सी है, लिक्वेशन ही है ना, हाँ लिक्वेशन है। तो पहली बात ये मेथड अप्लाई कहां पे होता है, दिस मेथड इज यूज्ड फॉर द रिफाइनिंग of those metals having
लो मेल्टिंग पॉइंट देन इम्प्योरिटीज। ठीक है, आप एक फर्नेस लोगे, इसको इस तरह से फर्नेस होती है, डायग्राम में दिखाई दे रहा होगा आपको, ये फर्नेस है। फर्नेस मतलब ना भट्टी है, आग लग रही है यहाँ पे, और यहां से आप इस पे क्या डालते हो, इम्प्योर मेटल डाल दोगे। ठीक है, इम्प्योर मेटल में क्या होगा, मेटल भी होंगी और कुछ इम्प्योरिटीज अभी भी बची हैं। देखो बहुत सारे तरीके हैं, तो कुछ इम्प्योरिटीज स्टिल अभी रह गई हैं। इसे बोलते हैं स्लोपिंग हैरात, चिकनी सतह है। तो अभी क्या होगा, क्या होने वाला है भाई, अभी मान लेते हैं कि मेटल का मेल्टिंग पॉइंट है 1000 डिग्री सेल्सियस मान लेते हैं, मान नहीं तो है, इसका मान लेते हैं 1100 डिग्री सेल्सियस। हमने इस फर्नेस का टेम्परेचर फिक्स कर दिया क्या, 50 डिग्री सेल्सियस, 1050 डिग्री सेल्सियस। तो क्या होगा, ये मेटल मेल्ट होगी, इम्प्योरिटीज भी मेल्ट होगी क्या, बिल्कुल नहीं, इम्प्योरिटीज तो वहीं बैठी रहेंगी, क्योंकि इम्प्योरिटीज का मेल्टिंग पॉइंट तो 1100 है, ज्यादा है। और मेटल मेल्ट हो जाएगी, नहीं हो जाएगी, अरे भाई जो 1000 डिग्री पे मेल्ट हो जाती है, क्या वो 1050 पे नहीं होगी, बहुत अच्छे से मेल्ट होगी। तो मेटल मेल्ट होके नीचे आ जाएगी एंड इम्प्योरिटीज वहीं पे रह जाएंगी। क्लियर है, ये डायग्राम मतलब मेरे हिसाब से तो कुछ ऐसे होना चाहिए था, ऐसे ज्यादा अच्छा रहता है कि मेटल पिघल के यहां से आ जाएंगे और इम्प्योरिटीज ऊपर ही रह जाएंगी। एंड ये मेथड आप लोग कहां पे अप्लाई कर सकते हो, लिख लीजिए, टीन SnPb, टीन और लेड के लिए इस मेथड का यूज किया जा सकता है। टीन, लेड, बिस्मथ के लिए भी इसका यूज हम लोग कर सकते हैं। क्लियर है, हो गया। चलिए इन दोनों को चिपकाओ, फिर अगली स्टार्ट। चलिए तो अभी स्टार्ट करते हैं एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट मेथड जो कि रिफाइनिंग के लिए यूज किया जाता है, और वो है हमारे पास इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग। इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग, हम मतलब एक ना टॉपिक आता है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, इलेक्ट्रोलिटिक सेल। अगर आपने वो पढ़ा है बहुत अच्छी बात है, नहीं पढ़ा है तो उसे जैसा कुछ पढ़ना है यहां पर भी। ठीक है, तो इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग मोस्ट कॉमन मेथड है जो कि यूज किया जाता है फॉर द प्योरिफिकेशन ऑफ मेटल। एंड मैं आपको एक गारंटी दे रहा हूं, इस वीडियो को एंड तक देखने के बाद ये टॉपिक आपका बहुत पक्का हो जाने वाला है। सबसे कॉमन मेथड है जो मेटल की प्योरिफिकेशन के लिए यूज किया जाता है। अगर मैं बात करूं इसके प्रिंसिपल की, इसका प्रिंसिपल क्या है, किस प्रिंसिपल पे ये काम करता है, तो इट इज बेस्ड अपॉन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। किस पे काम करता है ये, इलेक्ट्रोलिसिस के प्रिंसिपल पे। इलेक्ट्रोलिसिस का प्रिंसिपल क्या होता है कि इलेक्ट्रोलाइट आयंस में ब्रेक हो जाता है ऑन पासिंग इलेक्ट्रिसिटी, वो देखेंगे हम आगे। इससे हम किस किस को प्योर कर सकते हैं, इससे हम रिफाइन कर सकते हैं कॉपर को, जिंक को, सिल्वर को, गोल्ड को, और भी बहुत सारी मेटल्स को इससे प्योरीफाई किया जा सकता है। तो अभी समझते हैं कि फंडा कैसे होता है, क्या कुछ रिएक्शन में रहता है। सबसे पहले हम एक बिक्टर बना लेते हैं। ठीक है, हमने बना लिया एक बिक्टर। ओके, अभी क्या करेंगे, अब देखो यहां पे फोकस करना मेरी बात पे, यहां पे आप इसको बैटरी से कनेक्ट कर दो, पहले बैटरी ले लो, किससे को कनेक्ट किया सर, अभी समझ लो, समझाता हूं। यह है बैटरी, यह है इसका पॉजिटिव टर्मिनल, यह इसका नेगेटिव टर्मिनल। पॉजिटिव टर्मिनल को क्या बोलते हैं, एनोड बोलते हैं ना, और नेगेटिव टर्मिनल को क्या बोलते हैं, कैथोड बोलते हैं इलेक्ट्रोलिटिक सेल में। तो अभी क्या करने वाले हो आप लोग, इसको यहां पे एक बहुत बड़ी मेटल की रोड लोगे, ठीक है, और यहां पे क्या करने वाले आप लोग, यहां पर भी एक बहुत बड़ी मेटल, बहुत बड़ी नहीं लोगे, बहुत छोटी सी, बिल्कुल पतली सी स्ट्रिप लोगे, बिल्कुल पतली सी पत्ती लोगे। ठीक है, जी कुछ इस तरह से ये। अब इन दोनों में क्या फर्क है, ये जो है इस साइड जो हमने लिया है ये है इम्प्योर मेटल। याद रखना, जब भी हम इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग करेंगे तो जो इम्प्योर मेटल है वो एनोड का काम करेगी, और जो प्योर मेटल है वो काम करेगी कैथोड का। रिपीट कर रहा हूं, प्योर मेटल आपने बिल्कुल पतली सी स्ट्रिप लेनी है, और इम्प्योर तो जितनी है सारी की सारी ले लेनी है। ठीक है, यहां पे क्या लोगे आप लोग, इम्प्योर मेटल, और यहां पे क्या लेने वाले हो,
प्योर मेटल लेने वाले हो। अब इसको डालना है सॉल्यूशन में। तो जो सॉल्यूशन है, रंग बिरंगा पता है क्यों लिख रहा हूं, ताकि थोड़ी फील आए, मजा आए आपको भी, है वो जरूरी भी है, अट्रैक्टिव बनेगा। मैं तो आपकी अट्रैक्शन के लिए इतना कर रहा हूं, आप लोग पता नहीं क्यों नहीं अट्रैक्ट हो रहे। पढ़ लेना इसको अच्छे से, बुक बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे आप जो सॉल्यूशन लोगे, जो आप इलेक्ट्रोलाइट लोगे, वो उसी मेटल का लोगे जिस मेटल को आप प्योर करना चाह रहे हो। यहाँ पे आप लोगे इलेक्ट्रोलाइट। अभी चलो एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं कि हम पंगे लेना चाहते हो कॉपर से। तो यहाँ पे हमने क्या लिया, इम्प्योर कॉपर। यहाँ पे हमने क्या लिया, प्योर कॉपर। तो जो इलेक्ट्रोलाइट लोगे, जो सॉल्यूशन लोगे, वो भी कॉपर का ही होना चाहिए। तो यहाँ पे हमने लिया कॉपर सल्फेट। क्लियर है बेटा ये बात। अगर यहाँ पे हम जिंक लेते, जिंक को प्योरीफाई करना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे इम्प्योर जिंक, प्योर जिंक, जिंक सल्फेट। अगर हम गोल्ड को प्योरीफाई करना चाह रहे हैं, तो इम्प्योर गोल्ड वैसे होता नहीं है, प्योर गोल्ड बहुत कम इम्प्योरिटी होती है गोल्ड में, गोल्ड सल्फेट या गोल्ड नाइट्रेट जो भी बनता है, क्लियर है, वो तब देखते। हमारी बुक्स में कॉपर को एक्सप्लेन किया गया, तो हम भी कॉपर को एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। तो एक एनोड है, एक कैथोड है, रिएक्शन होगी उनपे। तो देखिए, एक रिएक्शन होती है एनोड पे, एक रिएक्शन होती है कैथोड पे। तो हम बात करते हैं पहले एट एनोड, ठीक है, और फिर हम बात करते हैं एट कैथोड। एनोड पे कौन सी रिएक्शन होती है पता हो तो, एनोड पे हम रिएक्शन करते हैं ऑक्सीडेशन। कौन सी रिएक्शन करते हैं, ऑक्सीडेशन। शॉर्टकट सुना होगा, बोलते हैं हरियाणा में ओए, ओए सुनता नहीं तेरे को, ओए, ओए मतलब ऑक्सीडेशन होती है एनोड पे। और कैथोड पे कौन सी रिएक्शन होती है, कैथोड पे होती है रिडक्शन। कौन सी रिएक्शन होती है, रिडक्शन। क्लियर, अभी समझिएगा। तो ऑक्सीडेशन करके दिखाओ, Cu ने 2 इलेक्ट्रॉन दिए और वो बन गया Cu2 पॉजिटिव। और रिडक्शन कैसे होगी, Cu2 पॉजिटिव ने 2 इलेक्ट्रॉन लिए और वो बन गया कॉपर। याद है कॉपर को 1 इलेक्ट्रॉन देना चाहिए, बट कॉपर 2 देता है। याद है कुछ डीएड ब्लॉक में हमने किया था कि ये एक्सेप्शनल केस होता है, ये 1 इलेक्ट्रॉन दे के स्टेबल नहीं होता है, 2 इलेक्ट्रॉन दे के स्टेबल होता है, तब इसकी हाइड्रेशन एंथैल्पी ज्यादा होती है। चलो अभी हमें उसमें नहीं जाना, ये रिएक्शन हुई है। अब समझो कि ये हुआ कैसे, क्या फंडा सारे का सारा बना। ये आपका कॉपर सल्फेट, ठीक है, ये आपके पास कॉपर सल्फेट है। कॉपर सल्फेट आयन पे टूटेगा, ये बनेगा Cu2 पॉजिटिव SO4 2 नेगेटिव। तो सर हुआ क्या कि जो एनोड है, एनोड में से, एनोड पे क्या होगी, इलेक्ट्रिसिटी पास करती, ऑक्सीडेशन होगी। कौन सी रिएक्शन होगी, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन मतलब ये इलेक्ट्रॉन देगा, ये क्या करेगा, यहां से ये बनाएगा Cu2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। ये कॉपर है, इसने 2 इलेक्ट्रॉन दिए और Cu2 पॉजिटिव बनाया। ये 2 इलेक्ट्रॉन किसने लिए, इस कॉपर ने, जो कि इलेक्ट्रोलाइट है, जो कि सॉल्यूशन है। ये 2 इलेक्ट्रॉन लेके क्या बनेगा, कॉपर, और कॉपर बन के यहां पे चिपक जाएगा। ये तो गया, 2 इलेक्ट्रॉन लिए, कॉपर बन के वहां पे चिपक गया। अब ये Cu2 पॉजिटिव यहां पे आ जाएगा, फिर दोबारा से इसमें क्या होगी, ऑक्सीडेशन होगी। ऑक्सीडेशन होगी तो कैसे होगी, ये बनाएगा Cu2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। ये 2 इलेक्ट्रॉन ये कॉपर लेगा, Cu2 पॉजिटिव 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, Cu2 पॉजिटिव 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, और ये क्या बन जाएगा, कॉपर। कॉपर बन के दोबारा से यहां पे चिपक जाएगा। Cu2 पॉजिटिव ने 2 इलेक्ट्रॉन लिए, कॉपर बन के चिपक गया। अब ये Cu2 पॉजिटिव यहां पे आ जाएगा, सो दैट इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस रहे। फिर थोड़ी देर बाद क्या होगा, ऐसे ही दोबारा से Cu2 पॉजिटिव प्लस में 2 इलेक्ट्रॉन, ये 2 इलेक्ट्रॉन ये लेगा, ये कॉपर बन के यहाँ पे चिपकता रहेगा। अगेन एंड अगेन, अगेन एंड अगेन यही प्रोसेस होती जाएगी। बहुत से बच्चों को पता नहीं होता फंडा क्या रहता है। देखो ये जो Cu2 पॉजिटिव है, जिसमें इलेक्ट्रॉन लिए हैं, ये Cu2 पॉजिटिव है, ये वाला सॉल्यूशन वाला। ये जो Cu है जिसने 2 इलेक्ट्रॉन दिए हैं, ये है एनोड वाला। तो धीरे धीरे हम क्या नोटिस करेंगे, धीरे धीरे हम नोटिस करेंगे कि यार ये मेटल तो खत्म ही होती जा रही है भाई, ये मेटल तो खत्म ही होगी, जो इम्प्योर मेटल है। और हम क्या देखेंगे कि जो प्योर मेटल है वो बढ़ती चली जा रही है। ये तो हम कर रहे हैं। अभी देखो ना, हम क्या करते हैं, हम एक मतलब ठीक ठाक बच्चे को लेते हैं, होशियार बच्चे को लेते हैं, हम कहते हैं उससे सीखो, उससे सीखो, उस जैसा बन। तो इम्प्योर मेटल के सामने प्योर को रख दिया, उसको बोल दिया उस जैसा बन, और ये उसी जैसा बन रहा है। तो सर बीच में इम्प्योरिटीज नहीं आएंगी, वो कहां गई, वो आएंगी नीचे। वो सारी की सारी इम्प्योरिटीज नीचे इकट्ठी होती जाएंगी, और ये एनोड के नीचे इकट्ठी होती हैं। इन्हें बोलते हैं एनोड मड। क्या बोलते हैं, एनोड मड। क्लियर है।
एनोड मेटल में क्या हो सकता है, गोल्ड हो सकता है भैया, सिल्वर हो सकता है, सेलेनियम हो सकता है, बहुत सी मेटल्स एनोड मेटल की फॉर्म में हो सकती है। एंड इनको कलेक्ट कर लो, खर्चा भी बच जाएगा, रिफाइनिंग में जो खर्चा है प्योर भी हो गई और खर्चा भी सारे का सारा बच गया। तो ये सबसे फेमस मेथड है। इस मेथड को मैंने बताया किसी भी मेटल की प्योरिफिकेशन के लिए यूज कर सकते हैं। डिपेंड करते हैं किस पे, ऑन द फिनोमिना ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस क्या होता है कि जब हम इलेक्ट्रोलाइट में से इलेक्ट्रिसिटी पास करवाते हैं तो ब्रेक हो जाता है आयंस में। तो आयंस में से जो Cu2 पॉजिटिव है ये 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, इस पे चिपकता जाएगा, धीरे 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 क्या होता जाएगा, प्योर मेटल बहुत ज्यादा हो जाएगी और इम्प्योर मेटल बहुत ही कम बचेगी। क्लियर है? चिपकाओ इसको एंड इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और उसके बाद उसमें करेंगे हम लोग जॉन रिफाइनिंग नट की जैसे। चलिए तो अभी स्टार्ट करते हैं जॉन रिफाइनिंग के बारे में। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये भी, बहुत ज्यादा क्वेश्चन इससे रिलेटेड भी बनते हैं। तो ये कुछ जॉन रिफाइनिंग का सेटअप है, इस सेटअप को थोड़ी देर में समझेंगे। पहले इसका प्रिंसिपल देखते हैं कि इसका प्रिंसिपल क्या है। दिस मेथड इज बेस्ड अपॉन द प्रिंसिपल दैट द इम्प्योरिटीज आर मोर सोल्युबल इन मोल्टन स्टेट देन इन द सॉलिड स्टेट ऑफ मेटल। दैट की जो इम्प्योरिटीज हैं वो मोर सोल्युबल होंगी किसमें, मोल्टन स्टेट में एज कंपेयर टू सॉलिड स्टेट ऑफ मेटल। व्हाट इज मोल्टन स्टेट, मेल्टेड स्टेट जो होती है उसे हम लोग मोल्टन स्टेट कहते हैं। देखो हर एक मेथड का एक प्रिंसिपल होता है जिसपे वो काम करता है। मैं बार बार बता रहा हूं, जब भी मैं कोई मेथड बताता हूं उसका प्रिंसिपल जरूर बताता हूं जिसपे वो काम करता है। इसका प्रिंसिपल एक ही है, ये एक ही प्रिंसिपल को मान के चलता है कि भैया जो इम्प्योरिटीज हैं वो मोल्टन स्टेट में रहना पसंद करती हैं, वो मेल्टेड मेटल में रहना पसंद करती हैं, वो सॉलिड स्टेट में रहना पसंद नहीं करती। कहां पे इसका यूज किया जा सकता है, इसका यूज किया जा सकता है सिलिकॉन, जर्मेनियम, गैलियम, इन मेटल्स की प्योरिटी में विच आर रिक्वायर्ड इन वेरी हाई प्योरिटी, वेरी हाई प्योरिटी, क्योंकि इनका यूज किया जाता है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ सेमी कंडक्टर। अगली बात करें तो कितनी प्योर हो जाती है, बहुत ज्यादा प्योर हो जाती है मेटल, बहुत ज्यादा। कितनी कि लास्ट में 5 to 7 ppm इम्प्योरिटीज रह जाती हैं। समझते हो 5 to 7 ppm का मतलब 5 to 7 पार्ट्स पर मिलियन। मतलब अगर मिलियन प्योर मेटल के पार्टिकल्स है ना, उनमें 5 to 7 इम्प्योरिटी के पार्टिकल्स होंगे। मतलब बिल्कुल है ही नहीं कुछ भी यार, ये है। अब इस सेटअप को समझते हैं कि सेटअप में होता क्या है। एक बड़ा सा टैंकर लेते हैं और जो इम्प्योर मेटल उसकी एक रोड बना दी जाती है। ये इम्प्योर मेटल की रोड है और नीचे जहां पे हम लगाते हैं मोबाइल हीटर, सर्कुलर मोबाइल हीटर। मोबाइल समझते हैं ना, मोबाइल वर्ड का मीनिंग क्या होता है, मोबाइल मीन्स मूवेबल, जो मूव कर सकता है। तो फोकस करना, यहां पे वो हीटर है तो वो इस मेटल को पिघला देगा जो यहां पे है, ठीक है। फिर धीरे धीरे ये हीटर आगे जाएगा तो ये मेटल सॉलिड होने लगेगी जो पीछे रह गई है। भाई हीटर तो यहां पे है ना, मेल्ट तो वैसे करेगा। इस देखो इस पोर्शन को नहीं करेगा, इस पोर्शन को मेल्ट करेगा। तो जो इस पोर्शन की इंप्योरिटीज है वो इसमें आ जाएंगी। क्यों आ जाएंगी सर, क्योंकि इसी प्रिंसिपल पे काम कर रहा है कि इंप्योरिटीज आर मोर सोल्युबल इन मोल्टन स्टेट। इंप्योरिटीज किस में रहना पसंद करती है, मोल्टन स्टेट में। तो यहाँ पे ये मेटल प्योर हो चुकी है, मोल्टन स्टेट यहाँ आ चुकी है, जो मेल्टेड मेटल है वो यहाँ पे है, तो इंप्योरिटीज यहाँ आ गई। फिर मैं इसको थोड़ी और आगे लेके जाऊंगा तो पीछे वाली मेटल सॉलिड होती जाएगी और जहां पे वो हीटर है, देखो जैसे हीटर यहाँ पे है तो इस हीटर में क्या है, मेल्ट हो चुकी है मेटल और जो पीछे वाली सारी इंप्योरिटीज है वो यहाँ पे आ चुकी है, इकट्ठी हो चुकी है। फिर मैं धीरे धीरे इसको आगे लेके जाऊंगा। इंप्योर मेटल, इसमें इंप्योर मेटल को हम हीट करेंगे तो जो इंप्योरिटीज है वो मोल्टन जोन में आएंगी। फिर थोड़ा आगे लेके जाऊंगा, पीछे वाली मेटल सॉलिड हो जाएगी, पीछे वाली मेटल क्या होने वाली है, सॉलिड, और जो इंप्योरिटीज है वो उस मोल्टन जोन में आ जाएगी। मैं इसको यहां तक लेके चला गया, हमने देखा कि मेटल प्योर हो गया। फिर भी दिल नहीं मान रहा यार, अभी भी थोड़ी इंप्योरिटीज हैं। फिर क्या करेंगे, हम इसी स्टेप को दोबारा अब हीटर को इस साइड घुमाएंगे। इंप्योरिटीज कहां आती जाएंगी, इंप्योरिटीज मोल्टन जोन में इकट्ठी होंगी। फिर दोबारा जब तक दिल करा ना करते रहो, जब तक आपको नहीं लगता यार अभी फुल प्योर हो चुकी है। 5 to 7 टाइम इसको रिपीट करेंगे हम, तो एंड में हमें लगने लगा यार सारी इंप्योरिटी बिल्कुल मोल्टन जोन में आ चुकी है। फिर एक जगह पे इसको रोक देंगे, मान लो हमने इसको यहाँ पे रोक दिया तो उसमें सारी इंप्योरिटीज आ चुकी हैं उस मोल्टन जोन में, उसको सूखने दिया जाएगा और फिर उस पीस को फाइनली कट ऑफ कर दिया जाएगा, काट दिया जाएगा। इस तरह से हमारे पास बिल्कुल प्योर मेटल बच जाएगी। ये सिंपल सा होता है जॉन रिफाइनिंग के अंदर। मुश्किल है क्या,
प्रिंसिपल क्या है कि इम्प्योरिटीज किस में घुलना पसंद करती हैं, किस में रहना पसंद करती हैं, मोल्टन स्टेट में। एक सिंपल समझो, चावल डालने हैं मेरे को, ठीक है, बर्फ में चावल डाल सकते हैं क्या हम? वो किस में रहेंगे? वो तो ऑब्वियस है, वो तो पानी में रहेंगे, लिक्विड में रहेंगे, लिक्विड स्टेट में, सॉलिड स्टेट में तो नहीं रहेंगे। अब जो मैटर है अगर वो सॉलिड हो गया तो इम्प्योरिटीज किस, देखो मजबूरी की एक अलग बात है, जब उसे मेल्टेड स्टेट मिल रही है तो इम्प्योरिटीज वहां पे जाना पसंद करेगी, किस स्टेट में? मेल्टेड स्टेट में। और जहां जहां पे मोल्टन जोन चलेगा वहां पे इम्प्योरिटीज भी चलते रहेंगे। और मोल्टन जोन कहां जाएगा? जहां पे हीटर है वो उसे मेल्ट करता जाएगा। एंड में एक टाइम ऐसा आएगा जब बिल्कुल प्योर हो चुकी है और जो थोड़ी सी इम्प्योरिटीज एक जगह पे आप इकट्ठी कर लोगे उसको फाइनली कट कर दिया जाएगा और इस तरह से हमें प्योर मेटल मिल जाएगी। और मैंने आपको बोल दिया किस लेवल तक की प्योरिटी हो जाती है कि एंड में 5 to 7 ppm इम्प्योरिटीज रह जाती है। पर मिलियन पार्ट में 5 to 7 पार्ट होते हैं इम्प्योरिटीज के। बस यही है भैया, आसान से आपकी जोन रिफाइनिंग, चिपकाओ इसको, आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं वेपर फेस रिफाइनिंग के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इसके फर्दर दो टाइप्स होते हैं, बात करें तो एक होती है मोन्स प्रोसेस, और एक होता है हमारे पास वैन अर्कल मेथड। वैन अर्कल मेथड बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोनों ही, और आप लोग नोटिस कर पा रहे होंगे कि इनसे रिलेटेड क्वेश्चन बने हुए हैं। सो सॉरी, थोड़ी बहुत अगर साउंड में प्रॉब्लम है। ये दूसरा रूम है, ये रूम बंद सा है, इसमें आवाज थोड़ी गूंजती है। बाहर अभी शादी चल रही है पड़ोस में बहुत ज्यादा, तो डीजे वगैरह बजते हैं तो वो ज्यादा ही हो जाएगा। अभी हम किसी को रोक तो नहीं सकते ना, सबको हक है बर्बाद होने का, तो होने दीजिए, हमें तो पढ़ाई करनी है। चलिए, थोड़ी बहुत एडजस्ट कर लोगे आप लोग, आई नो। तो वेपर फेस रिफाइनिंग की बात करें हम लोग, अभी तक हम बहुत से मेथड पढ़ चुके हैं रिफाइनिंग के लिए। तो हर एक मेथड कुछ ना कुछ प्रिंसिपल होता है। तो वेपर फेस रिफाइनिंग क्या क्या प्रिंसिपल होता है? दिस मेथड इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल दैट द मेटल विच इज टू बी प्योरिफाइड, जिसको हमने प्योरीफाई करना है, शुड फॉर्म volatile compound which is heated to get प्योर मेटल, जिसको हम लोग हीट करेंगे प्योर मेटल को प्राप्त करने के लिए। क्या कहना चाह रहे हैं कि आपके पास एक मेटल होगी, इम्प्योर मेटल होगी, उसमें आप कोई केमिकल मिलाओगे XYZ कुछ भी, ये मेटल इस मेटल के साथ, इसके साथ रिएजेंट के साथ जुड़ेगी, आपके पास यहाँ पे एक वोलेटाइल कंपाउंड बनेगा। वोलेटाइल समझते हो ना, जिसको थोड़ा सा हीट करे वो ब्रेक हो जाए, तो हम इसको हीट करेंगे, फिर ये ब्रेक होगा। अभी देखो, इसमें और इसमें देखने में सेम लग रहा है बट ये सेम नहीं है। क्या होगा, यहाँ पे जो मेटल है ये इम्प्योर है, और यहाँ पे जो मेटल है ये क्या है? प्योर है। ये डिफरेंस है। इसकी कुछ कंडीशन भी होती है, इस प्रोसेस को लगाने के लिए कंडीशन भी है। क्या कंडीशन है? कंडीशन नंबर 1, मेटल मस्ट फॉर्म volatile compound with available cheap reagent, कि मेटल श्योरली क्या कर ले, एक वोलेटाइल कंपाउंड बना ले एक चीप रिएजेंट के साथ, सस्ता सा रिएजेंट जो आप अवेलेबल कराओगे। दूसरा, वोलेटाइल कंपाउंड decomposed on heating to give pure metal and reagent। ये है भैया, इस पे फोकस करना है। समझ में आ रही है कि क्या होगा? अब देखो, अब पहली बात ये कि वेपर फेस रिफाइनिंग से आप किस किस को प्योरीफाई कर सकते हो? वेपर फेस रिफाइनिंग से आप लोग प्योरीफाई कर सकते हो निकल को, जिरकोनियम को, टाइटेनियम को।
अगर मैं गलत नहीं हूं तो। निकल को, जिरकोनियम को एंड टाइटेनियम को आप इनसे प्योरीफाई कर सकते हो। इनमें से भी निकल को प्योरीफाई किया जाता है मोन्ड प्रोसेस से एंड जिरकोनियम और टाइटेनियम को प्योरीफाई किया जाता है वैन अर्कल मेथड से। बात इंपॉर्टेंट है कि हम किसके साथ ट्रीट करते हैं। निकल में हम लोग ट्रीट करते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ। आपने इसको कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ ट्रीट किया तो यहां से क्या बन गया, NiCO4, एक वोलेटाइल कंपाउंड बन गया। कंडीशन है वोलेटाइल बनना। अभी ये देखने में ऐसा लग रहा है कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, बट इसको ब्रेक किया जा सकता है। ठीक है, हमने इसको ब्रेक किया तो ये क्या बन गया, Ni प्लस में 4CO। ये है इम्प्योर और ये है प्योर। समझ पा रहे हो। अभी वहां पे बात करें तो वहां पे हम लोग ट्रीट करते हैं विद आयोडीन। लाइक आपके पास जिरकोनियम है, जिरकोनियम के आप लोग रिएक्शन करा रहे हो विद 2I2 तो ये बन जाएगा ZrI4 टेट्रा आयोडो जिरकोनियम, है ना। इसको और हीट करेंगे, हीट करके ये बनता है, और ज्यादा हीट करते हैं तो ये क्या बन जाएगा, Zr प्लस 2I2। आप लोग पेपर में क्या लिख के आओगे कि ये इम्प्योर है, क्या है ये, इम्प्योर। ये क्या बना है, वोलेटाइल कंपाउंड। ये क्या बना है, प्योर जिरकोनियम। बताना जरा क्या मुश्किल था। बिल्कुल सेम प्रोसेस हम लोग फॉलो करते हैं किसके लिए, टाइटेनियम के लिए। यहां पे हम लोग लेंगे टाइटेनियम, उसकी रिएक्शन करेंगे 2I2 के साथ। ठीक है, तो इसको हीट करेंगे तो ये किसमें, एक वोलेटाइल कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाएगा TiI4 में। इसको और हीट करोगे तो क्या हो जाएगा, Ti प्लस 2I2। बट ये क्या है अभी, प्योर। क्या खास बात है मोन्स प्रोसेस में एंड वैन अर्कल में। मोन्स प्रोसेस में जो आप रिएजेंट यूज करते हो वो यूज करते हो कार्बन मोनोऑक्साइड। वैन अर्कल मेथड में जो आप रिएजेंट यूज करते हो वो होता है आयोडीन। मोन्स प्रोसेस से आप प्योरीफाई कर सकते हो निकल को। एक नंबर क्वेश्चन आ सकता है कि किससे प्योरीफाई होता है, मोन्स प्रोसेस से निकल, या निकल प्योरीफाई होता है मोन्स प्रोसेस से। वैन अर्कल मेथड से जिरकोनियम एंड टाइटेनियम प्योरीफाई किए जाते हैं। बताना जरा क्या मुश्किल था, केमिकल मेथड है। ठीक है, क्या इसका प्रिंसिपल क्या है कि जो मैटर है वो वोलेटाइल कंपाउंड बनाए रिएजेंट के साथ और वो कंपाउंड डीकम्पोज हो जाए आसानी से, सो दैट उससे हमें प्योर मेटल मिल जाए। जो इम्प्योरिटीज है वो सारी रिएजेंट के साथ रिमूव हो जाएंगी। क्लियर, चिपकाओ इसको जल्दी से। तो फिर आगे बढ़ते हैं। तो अभी हम लोग पढ़ते हैं नेक्स्ट मेथड ऑफ रिफाइनिंग, जो कि रिफाइनिंग के लिए नया मेथड यूज किया जाता है, दैट इज क्रोमेटोग्राफिक मेथड या क्रोमेटोग्राफी किसे कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट और बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं इसमें। ठीक है, सिंपल सी लैंग्वेज में समझते हैं और गारंटेड आपको बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा, डोंट वरी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज अ मॉडर्न मेथड ऑफ सेपरेशन। प्योरीफाई करने के लिए मेटल्स को या किसी और चीज को और किसी केमिकल्स को, मतलब बायोलॉजी में भी बहुत यूज है। इवन मैं आपको बताऊं, जैसे हमारा कोई शराबी होता है ना, उसने शराब पी है या नहीं पी है, पानी को प्योरीफाई करने में बहुत क्रोमेटोग्राफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले, मतलब जहां पे भी प्योरिफिकेशन चाहिए ना बढ़िया वाली, वहां पे क्रोमेटोग्राफी का यूज होगा ही होगा। अभी आप देखोगे, समझोगे सारी बातों को कि कैसे पता चलता है कि किसी ने शराब पी है या नहीं पी है। ठीक है, अभी मतलब जब हम डॉक्टर से चेकअप करवाने जाते हैं कि यूरिन में क्या क्या मिला, कितने अमाउंट में मिला, ये सब क्रोमेटोग्राफी से ही पता चलता है। देखिए क्या होता है, सिंपल समझते हैं। मॉडर्न मेथड ऑफ सेपरेशन है। अब क्रोमेटोग्राफी एक ग्रीक वर्ड है। इसका मीनिंग क्या होता है, क्रोमा मीन्स कलर, ग्राफी मीन्स राइटिंग, कलर राइटिंग। बट यहाँ पे अभी इसका कोई यूज नहीं है। इसका मेन जो, मतलब अगर मैं बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बताऊं तो मोस्टली इसका प्रिंसिपल पूछा जाता है। आपको प्रिंसिपल जरूर पता होना चाहिए। प्रिंसिपल क्या है, दिस मेथड इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल दैट द डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर आर डिफरेंटली एब्जॉर्ब्ड बाय द एब्जॉर्बेंट। कि एक मिक्सचर है जिसमें बहुत सारे कंपोनेंट और वो मिनट अमाउंट में है, बहुत थोड़े थोड़े अमाउंट में है, तो सबकी जो रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन है, सबकी जो एब्जॉर्प्शन की टेंडेंसी है एक स्पेसिफिक एब्जॉर्बेंट पे अलग अलग होगी। ये ही इसका प्रिंसिपल है और यही सबसे जरूरी बात है। रिपीट कर दे रहा हूं, दैट दिस मेथड इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल दैट द डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ अ मिक्सचर, डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ अ मिक्सचर, आपको एक मिक्सचर दे दिया गया है जो उसके अलग अलग कंपोनेंट है, उनकी एब्जॉर्प्शन अलग अलग होगी एक
एडजॉर्बेंट के ऊपर। कई तरह की क्रोमेटोग्राफी होती है। देखो सबसे जरूरी होता है इसमें दो फेस होते हैं, एक होता है स्टेशनरी फेस, एक होता है मोबाइल फेस। नाम से क्लियर हो रहा होगा, स्टेशनरी फेस जो इमेसिबल है, जो नॉन मूवेबल है, जो मूव नहीं करता, जो एक ही जगह पे फिक्स है, उसे हम लोग कहेंगे स्टेशनरी फेस। मोबाइल फेस क्या होता है? मोबाइल कहते किसे? अभी लास्ट हमने पढ़ा था, लास्ट टू लास्ट जॉन रिफाइनिंग है ना, उसमें हमने किया था मोबाइल हीटर। मोबाइल हीटर मतलब जो हीटर मूव कर सकता है। बात समझ रहे मेरी? अब मोबाइल फेस होता है, दो फेस होते हैं और यही सबसे जरूरी बात है। एक होता है स्टेशनरी फेस, एक होता है मोबाइल फेस। जो स्टेशनरी फेस होता है वो एक्चुअल में एक एडजॉर्बेंट होता है, जो जनरली हम लेते हैं एल्यूमिना सिलिका। जो मोबाइल फेस होता है, जो सॉल्वेंट होता है, वो कुछ भी हो सकता है, जनरली वाटर हो सकता है या फिर अल्कोहल हो सकता है, ऑर्गेनिक भी हो सकता है, इनऑर्गेनिक भी होता है, डिपेंड करता है। अब आपने मोबाइल फेस क्या लिया है, आपने स्टेशनरी फेस क्या लिया है, इसके बेस पे इनके बहुत सारे नाम होते हैं, लाइक पेपर क्रोमेटोग्राफी, कॉलम क्रोमेटोग्राफी, गैस क्रोमेटोग्राफी, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। अब हमारे सिलेबस में जो एक्सप्लेन किया गया है वो किया गया है कॉलम क्रोमेटोग्राफी को। देखिए ये आपको दिख रहा होगा, ये ग्लास के कॉलम्स है, ठीक है। इसमें जो आपको दिख रहा है ये ब्लैक ब्लैक है, ये एडजॉर्बेंट है, जिसको मैंने लिखा भी है स्टेशनरी फेस। आपने इसमें क्या किया, एक मिक्सचर डाल दिया। मिक्सचर में बहुत सारे कंपोनेंट है, बहुत सारे कंपोनेंट है, ऊपर से हम सॉल्वेंट भी डाल देंगे, वाटर डाल दिया, मान लो कुछ भी डाल सकते हो, आपने वाटर डाल दिया। तो अब मैंने क्या कहा, इसमें मान लो तीन कंपोनेंट है, तो तीनों कंपोनेंट की एडजॉर्प्शन अलग अलग होगी। फोकस कीजिएगा। मान लेते हैं कि तीन कंपोनेंट है, एक है ए, एक है बी, एक है सी। हमने मान लिया तीन कंपोनेंट है। फोकस करना सबसे जरूरी बात यही है। आपने इसमें क्या डाल दिया, सॉल्वेंट डाल दिया, पानी डाल दिया, कुछ भी डाल दिया, ये सॉल्यूशन बन गया। मतलब बहुत सारे सॉल्यूट थे थोड़े थोड़े, अब आपने इसमें सॉल्वेंट डाल दिया, तो वो उसको क्या, वो कौन सा फेस आ गया इसमें, मोबाइल फेस आ गया, वो उनको मूव करवाएगा। अब यहां पे थोड़े थोड़े सॉल्यूट है, वो ये एडजॉर्बेंट है। ये एडजॉर्बेंट किसका बना हुआ है, इसके इसमें एल्यूमिना का, ये यहां पे स्टेबल रहेगा। तो मोबाइल, अब देखो इसमें तीन पार्टिकल है, ए बी एंड सी, सबकी एडजॉर्प्शन अलग अलग है, सबकी जो एडजॉर्ब होने की टेंडेंसी है वो अलग अलग है। हम मान के चलते हैं कि सबसे ज्यादा टेंडेंसी है ए की, उससे कम है बी की, उससे कम है सी की। सबसे ज्यादा जो चिपकना चाहता है वो ए चिपकना चाहता है, उसके बाद बी, सबसे कम सी। तो जो सबसे कम चिपकना चाहता है वो ऊपर नहीं टिकेगा। कैसे टिकेगा, वो तो एडजॉर्बेंट के साथ चिपका ही नहीं रहा। वो तो क्या होगा, सॉल्वेंट में घुला और नीचे तक चला गया। भाई मेरे को नहीं चिपकना, मेरे को तो निकालो इस मोह माया से, मेरे को किसी के चक्कर में पड़ना ही नहीं है, मेरे को चिपकना ही नहीं है, मेरे को अपने बोर्ड में जाना है, बात खत्म। फालतू की चीजों में चिपकना ही नहीं है। भाई गया नीचे। बी की थोड़ी कम थी, कह लो एडजॉर्ब होने की पावर, एडजॉर्ब होने की टेंडेंसी, वो उतने अच्छे से एडजॉर्ब नहीं हुआ, वो थोड़ी नीचे है। सबसे ज्यादा जो एडजॉर्ब हो रहा था वो हो रहा था ए, सबसे ज्यादा एडजॉर्ब कौन आ रहा है, ए सबसे ज्यादा एडजॉर्ब हो रहा है, तो वो सबसे ऊपर रहा, क्योंकि वो ऊपर ही चिपक गया, वो एडजॉर्बेंट पे ऊपर ही चिपक गया, वो नीचे गया ही नहीं। और जो एडजॉर्ब नहीं हुआ, जो नहीं चिपका, वो मूविंग फेस के लिए साथ नीचे चला गया। अब देखो ये जो कॉलम आपने बनाया है, ग्लास का कॉलम है जिसमें आपने एल्यूमिना एज एडजॉर्बेंट लिया है, आप इसको नीचे से खोलोगे तो ये जो नीचे आ चुका है अलग कर लोगे। थोड़ी देर बाद धीरे 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 आप थोड़ा और सॉल्वेंट डालोगे तो और ज्यादा ही नीचे आ जाएगा, ये वाला भी, इसको भी अलग कर लोगे। अब आपने हर एक चीज अलग कर लिया कि नहीं कर लिया। हम ब्लड टेस्ट करवा के आते हैं, है ना, तो अलग अलग चीज आता है, भाई इतना फैट है, इतना ये है, इतना वो है, फलाना है, ढिमकाना है। वो कैसे होता है, वो क्रोमेटोग्राफी तो है कि हमारी इसमें हमारे ब्लड में बहुत सारी चीजों का मिक्सचर है, ठीक है। अब वो उस हिसाब से आइडिया लगा लेते हैं कि भाई मैंने 5 ग्राम ब्लड लिया था, 5 ग्राम में इतना ये है, तो पूरी बॉडी में कितना होगा, समझ रहे हो, सिंपल सा फंडा। और क्रोमेटोग्राफी में डरे बैठे हो, आगे समझ में नहीं आ गया। क्रोमेटोग्राफी किस बात पे डिपेंड करता है, डिपेंड करता है अलग अलग एडजॉर्बिंग पावर होती है एक मिक्सचर में जो सब्सटेंस है, जिसकी एडजॉर्बिंग पावर जितनी ज्यादा, जो जितना ज्यादा एडजॉर्ब होना चाहता है वो उतना ऊपर रहेगा, वो एडजॉर्बेंट पे वही चिपक जाएगा, उसको छोड़ के जाने ही नहीं वाला, वो नीचे जाएगा ही नहीं, वो गिरेगा ही नहीं, क्योंकि इसकी तो चिपकने की पावर बहुत ज्यादा है ना। अरे भैया ऊपर से फेंक दिए, एक की बहुत चिपकने की पावर थी, वो तो ऊपर ही चिपक गया, और जो चिपक नहीं पाए वो नीचे आ गए, अलग कर लिया आपने। और इस तरह से हम यूज करते हैं इसका रिफाइनिंग के लिए। तो भैया ये था हमारा सिंपल सा मेथड क्रोमेटोग्राफी, और इस तरह से हमने आई थिंक 6 to 7 मेथड डिस्कस करनी है, और ये सारे मेथड हैं।
एंड आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी। बस आप कमेंट में जो बताना वीडियो कैसी लगी है, ठीक है, लाइक करके मोटिवेट कर सकते हो, अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कर लेना। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, जय हिंद।